Hey guys, what's up? क्या हाल है आप लोगों के? मेरी बीवी ने बताया कि आज मैं बहुत क्यूट लग रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। चलो सर, नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। यूनिट 6, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। फाइनली ये आपकी चैप्टर 9 की लास्ट यूनिट है। कितना बड़ा चैप्टर है ये, कितनी सारी यूनिट्स हम लोगों ने कर ली हैं इसमें। कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, रॉयल्टी, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, और अब ये 6 यूनिट सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। गेस व्हाट, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में इसी चैप्टर के अंदर, ये जो चैप्टर 9 है इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में, आई थिंक चैप्टर 6 है, और उसी में बिल्स ऑफ एक्सचेंज की भी एक यूनिट है। वो तो हम लोगों ने उसको एक सेपरेट चैप्टर मान के एक अलग से पढ़ा हुआ है, क्योंकि उसका रेफरेंस बाकी कई सारे चैप्टर्स में आप लोगों ने देखा ही था। कभी बीआरएस में भी उसका रेफरेंस है, उसका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में भी उसका रेफरेंस है, फाइनल अकाउंट्स में भी उसका रेफरेंस है। तो इसलिए वो वाला चैप्टर हम लोगों को पहले करना इन सारी चीजों से जरूरी था। ठीक है सर, चलो 6 यूनिट स्टार्ट करते हैं। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, ये क्या होता है? आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की है? फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से शॉपिंग की है? उसमें वो लोग कहते हैं ना कि 30 दिन के अंदर, या पहले 30 दिन होता था, अब तो 10 दिन हो गया है, कि 10 डे फ्री रिप्लेसमेंट या रिटर्न गारंटी। ठीक है, बस वही होता है सर, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। अमेजोन ने आपको गुड्स जब बेचे तो अमेजोन उसको तब तक सेल ट्रीट नहीं करेगा जब तक 10 दिन पूरे नहीं हो जाते। Amazon तब तक उस गुड को, जो भी, अगर आपने कुछ Amazon से माल खरीदा तो Amazon won't treat it as their sales until 10 days have elapsed। ठीक है, क्योंकि 10 दिन के अंदर अंदर तो आपके पास अधिकार है ना कि आप कभी भी उसको वापस कर सकते हो। तो इसलिए उन 10 दिनों में Amazon उसको सेल ट्रीट नहीं करता है। Amazon क्या करता है, गुड्स को सेल करता है, गुड्स को सेल करता है ऑन अप्रूवल। अगर आपने 10 दिन के अंदर अंदर रिटर्न नहीं किया, मतलब आपने अप्रूव कर दिया, ठीक है, और रिटर्न बेसिस, अगर आपने 10 दिन के अंदर अंदर रिटर्न कर दिया तो आपने रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये जो सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस है, पुराने जमाने में मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स में होता था। मैन्युफैक्चरर्स अपना कुछ माल बना के रिटेलर्स को भेजते थे या बेचते थे, और फिर रिटेलर्स उससे मार्केट में कुछ लोगों को सेल करके देखते थे, और अगर मार्केट में ये पसंद आता था तो रिटेलर्स अपनी एक्सेप्टेंस देते थे कि हाँ, जो आपने गुड्स हम लोगों को, आपने जो गुड्स हमें भेजे थे या बेचे थे, उसकी वो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, वो हम लोग खरीद रहे हैं। तो तब मैन्युफैक्चरर्स अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहते थे कि हाँ भाई, अब ये सेल है। ठीक है, तो बेसिक प्रेमिस यही है कि आपने गुड्स को सेल तो कर दिया, लेकिन आपने कस्टमर को एक राइट दिया हुआ है कि आप 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर आप उसको रिटर्न कर सकते हो। या तो आप हमें अपनी अप्रूवल की एक्सेप्टेंस फोन करके बताओ या मेल करके बताओ, कैसे भी बताओ, या फिर आप उसको रिटर्न कर दो। और अगर आपने 15 दिन के अंदर ना रिटर्न किया, ना एक्सेप्टेंस दी, तो हम 15 दिन के बाद अपने आप मान लेंगे कि हाँ, ये सेल हो चुकी है। ठीक है, 15 दिन के बाद हम लोग अपने आप मान लेंगे कि ये सेल हो चुकी है। राइट, चलो अब इसको पढ़ते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में। When goods are sold to customers, giving them the option to return the goods within a specified time in case they don't like them, such sale is known as sale of goods on approval or return basis. ठीक है, it is prevalent on online sales these days, where Amazon, Flipkart, etc. give the option to the customers to return the goods within a specified time. ठीक है सर, तो सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था, जो बेसिक लॉजिक था, जो बेसिक बेस था, बेसिक प्रेमिस था, वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। डन। अब देखते हैं कि जो गुड्स अप्रूवल या रिटर्न बेसिस पे सेल किए जाते हैं, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है, अकाउंटिंग कैसे की जाती है। ठीक है, देयर आर 3 ways in which accounting records are maintained of sale of goods on approval or return basis। क्या क्या 3 ways हैं? पहला तो है when the business sends goods casually on sale or return basis। casually का मतलब होता है कभी कभी, casually का मतलब होता है कभी कभी मेरे भी दिल में ख्याल आता है। ठीक है, कभी कभी या रेयरली। राइट, यहां पर कैजुअली का मतलब है कभी कभी या रेयरली। तो अगर कोई बिजनेस गुड्स को कैजुअली बेचता है ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, तब उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग कैसे की जाएगी वो देखेंगे हम लोग। दूसरा है when the business sends goods frequently on sale or return basis। frequently मतलब कभी कभी से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, कभी कभी से थोड़ा सा ज्यादा। एंड तीसरा है when the business sends goods numerously on sale or return basis। जैसे Amazon हो गया, ये तो भेजती ही रहती है। ठीक है, सेल ऑफ न्यूमरसली मतलब बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस है, आए दिन गुड्स की सेल हो रही है ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। ठीक है, तो न्यूमरसली हो गया बहुत,
ज्यादा, ठीक है, न्यूमरसली हो गया बहुत ज्यादा, और ये है इनके बीच का, ये इनके बीच का है, ठीक है। तो इन तीनों ही केसेस में हम लोग देखेंगे। सबसे पहला केस देखते हैं, when the business sends goods casually on sale or return basis। ओके, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं, उसके बाद उसको पढ़ लेंगे। जब भी कभी कभार बेचता है ना कोई बिजनेस, कभी कभी उसका नॉर्मली धंधा नहीं है कि हाँ, नॉर्मली उसकी पॉलिसी नहीं है कि गुड्स को हम लोग अप्रूवल या रिटर्न बेसिस पे सेल करेंगे, ठीक है, बट कभी कभी एक आध दो कस्टमर को कर दिया, तो उस केस में वो लोग क्या करते हैं, जब गुड्स को बेचते हैं ना, जब गुड्स को कस्टमर के पास भेजा जाता है तो उसको ऑर्डिनरी सेल मान के एंट्री कर ली जाती है। जब गुड्स को कस्टमर को बेचा जाता है ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, उसको ऑर्डिनरी सेल मान के उसकी एंट्री कर ली जाती है। अब आप बताओ ऑर्डिनरी सेल की एंट्री क्या होती है? ऑर्डिनरी सेल की एंट्री क्या होती है? ट्रेड रिसीवेबल्स या कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, इनवॉइस प्राइस पे, सेल प्राइस पे उसको आपने रिकॉर्ड कर लिया, डेटर्स अकाउंट डेबिट या कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, तो ये एंट्री होती है। उसके बाद देखो, when goods are rejected or returned within the specified time, अगर स्पेसिफाइड टाइम के बीच में कस्टमर्स ने गुड्स को रिजेक्ट कर दिया या रिटर्न कर दिया, कस्टमर्स ने अगर गुड्स को रिजेक्ट कर दिया या रिटर्न कर दिया, तो सेल रिटर्न हो गई। तो क्या करोगे आप? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स, नॉर्मल, कोई इसमें नई बात है ही नहीं, ठीक है। लेकिन आप इसको सेल रिटर्न की जगह आप ने ये वाली जो एंट्री पास की थी ना, आप चुपचाप इसे भी रिवर्स कर सकते हो। आप दोनों तरह से कर सकते हो, या तो आप सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स कर दो, या फिर आप सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स कर दो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स, ठीक है, क्योंकि सेल तो हुई ही नहीं थी ना, आपकी सेल तो हुई ही नहीं थी। अगर सेल हो चुकी होती उसके बाद रिटर्न आता तब आप करते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। टेक्निकली इस वाली एंट्री को रिवर्स होना चाहिए, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स होना चाहिए टेक्निकली, ठीक है, क्योंकि अगर आपने सेल रिटर्न किया, दिस इंप्लाइज कि इनिशियली आपने उसको सेल कर दिया था, इनिशियली आपने उसको सेल कर दिया था, ठीक है। तो टेक्निकली सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स होना चाहिए, लेकिन जो आपके आईसीआई के स्टडी मटेरियल में सॉल्यूशंस हैं उसमें इन लोगों ने सेल रिटर्न अकाउंट को भी डेबिट किया हुआ है, राइट। तो हम लोग वो कर सकते हैं। तो देखो यहां पर भी दिया हुआ है, दोनों ही ऑप्शंस आपको दिए हैं, या तो आप सेल्स अकाउंट को डेबिट कर सकते हो, या तो आप रिटर्न इनवर्ड्स इट्स व्हाट? सेल रिटर्न, राइट। तो या तो आप सेल्स अकाउंट को डेबिट कर सकते हो, आप सेल रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर सकते हो, वही इनवॉइस प्राइस पे, और कस्टमर्स या ट्रेड रिसीवेबल्स को आप क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। तो जब आपने गुड्स बेचे तब तो आपने नॉर्मली सेल वाली एंट्री पास की, जब आपने गुड्स को, जब वो रिजेक्ट हो गए या रिटर्न हो गए, तो आपने या तो सेल रिटर्न वाली एंट्री पास कर दिया, उसी एंट्री को रिवर्स कर दिया, सेल वाली एंट्री को। नेक्स्ट, when goods are accepted at invoice price, अगर इनवॉइस प्राइस पे ही गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया गया, तब क्या कुछ करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि यहां पर तो आप ऑलरेडी एंट्री पास कर चुके हो ना, ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यहां पर आप ऑलरेडी एंट्री पास कर चुके हो। तो अब अगर आपके कस्टमर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया तो अलग से कोई एंट्री पास करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। when goods are accepted at a higher price than invoice price, ओके, मतलब क्या हुआ इसका? मतलब क्या हुआ, 100 रुपए का माल था, मैंने कस्टमर को 200 रुपए में बेचा, और कस्टमर ने कहा कि आप 250 ले लो, ठीक है। मैं 100 रुपए का माल था, मेरे लिए कॉस्ट थी 100 रुपए, मैंने कस्टमर को 200 रुपए में बेचा, कस्टमर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया 250 रुपए में, ठीक है। तो जब मैंने 200 रुपए पे बेचा, जब मैंने 200 रुपए पे बेचा, तो मैंने एंट्री क्या की होगी? मैंने एंट्री की होगी कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 200, ठीक है, कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 200, राइट। अच्छा, ये एक्सेप्ट क्यों करेगा? अपने आप से कोई कस्टमर क्यों कहेगा कि 50 रुपए एक्स्ट्रा ले लो आप मेरे से, ठीक है। ये मैं ही बाद में इनवॉइस वैल्यू बढ़ाऊंगा, क्योंकि जब बाद में देखा जाएगा कि हाँ ये जो रिटेलर्स हैं, ये पुराने जमाने वाला सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस चल रहा है, ठीक है। ये अब अमेजोन वाला तो मैंने करंट सिचुएशन में आप लोगों को एक एग्जांपल दे दिया था, लेकिन यह जो हमारा चैप्टर है ये हमारा पुराने जमाने वाला चल रहा है, जब मैन्युफैक्चरर्स रिटेलर्स को गुड्स भेजते थे ऑन अप्रूवल या रिटर्न बेसिस, जिससे रिटेलर्स कस्टमर्स को बेच के दिखें एक बार कि कैसा उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, और उसके बेसिस में फिर रिटेलर्स मैन्युफैक्चरर्स को बताते थे कि हाँ आपके गुड्स अच्छे हैं, हम लोग और खरीदना चाहते हैं, ठीक है। तो अब आप सोचो, जब ये गुड्स, थोड़ा सा ना स्पेस चाहिए मुझे, जूम क्यों हो जा रहा है बार बार पागल? मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स और कस्टमर्स, ठीक है, ये है।
तो मैन्युफैक्चरर्स रिटेलर्स को गुड्स भेजते हैं, रिटेलर्स फिर कस्टमर्स को बेच के देखते हैं कि ये कस्टमर्स का इसका रिस्पांस क्या है, मार्केट में इसका रिस्पांस क्या है। उसके बाद रिटेलर्स मैन्युफैक्चरर्स को अपनी एक्सेप्टेंस देते हैं। ठीक है, तो अब अगर किसी मैन्युफैक्चरर को पता चल गया कि उसका बनाया हुआ माल कस्टमर्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, किसी भी मैन्युफैक्चरर को अगर पता चल गया कि उसका बनाया हुआ माल कस्टमर्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, तब तो वो रिटेलर से और ज्यादा पैसे चार्ज करेगा ना। ठीक है, तो अगर मैन्युफैक्चरर ने इनिशियली 100 रुपए की चीज 200 रुपए में बेची थी रिटेलर्स को, ठीक है, और उसके बाद मैन्युफैक्चरर को पता चला कि कस्टमर्स बहुत ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार है, तो अपने आप मैन्युफैक्चरर कहेगा नहीं मैं 50 रुपए और बढ़ा रहा हूं, लेना हो लो नहीं तो मत लो। पहले मैन्युफैक्चरर वाज द याचक के साहब, ले लो हमारे गुड्स, लेके बेच के देखो क्या है। उसके बाद जैसे ही मैन्युफैक्चरर को पता चला कि यार इसके गुड्स तो कस्टमर्स में बहुत ज्यादा बिक रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरर एक अपर हैंड पे आ गया कि कैसे नहीं लोगे, मैं तो इतने पैसे लूंगा, तुम्हें गुड्स लेने हो लो, नहीं लेना तो मत लो, बहुत सारे रिटेलर्स हैं, नहीं तो मैं डायरेक्टली कस्टमर्स को बेचूंगा। राइट, तो ये वाली सिचुएशन होती है। तो इसलिए इस वाले केस में क्या होता है कि रिटेलर्स ने को इनिशियली तो 200 रुपए में बेचा था, रिटेलर्स को इनिशियली तो 200 रुपए में बेचा था, और फिर बाद में रिटेलर्स ने माल एक्सेप्ट कर लिया 250 रुपए में, बाद में रिटेलर्स ने माल एक्सेप्ट कर लिया 250 रुपए में। ठीक है, तो यही बात है, when goods are accepted at invoice price, तब तो ठीक है। ये when goods are accepted at a higher price than invoice price, higher price, तो अब देखो जब गुड्स को इनवॉइस प्राइस पे बेचा था, जब इस मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को इनवॉइस प्राइस पे गुड्स बेचे थे, तब क्या जर्नल एंट्री पास की होगी? जो भी रिटेलर था, रिटेलर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 200 यही एंट्री पास की होगी। और उसके बाद अगर इस रिटेलर ने 250 रुपए पे एक्सेप्टेंस दे दी है, तो आप क्या करोगे? सिंपली 50 रुपए से और एक एंट्री पास कर दोगे। बस यही तो होगा। अगर रिटेलर ने, जो भी इसका मैन्युफैक्चरर के लिए तो कस्टमर ही हुआ ना रिटेलर, तो अगर रिटेलर ने 200 की जगह 250 पे एक्सेप्टेंस दे दी, 200 की जगह 250 पे एक्सेप्टेंस दे दी, तो मैन्युफैक्चरर 200 से तो पहले ही रिकॉर्ड कर चुका है, 50 से और रिकॉर्ड कर ले, काम खत्म। ठीक है सर। फिर आगे क्या कह रहा है? When goods are accepted at a lower price than invoice price, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मैन्युफैक्चरर को पता चल गया कि कस्टमर्स खरीदना तो चाह रहे हैं, लेकिन उतने ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। कस्टमर्स को अगर सस्ते में ये गुड्स दिए जाए तो कस्टमर्स ले रहे हैं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर क्या सोचेगा? कहेगा यार कोई बात नहीं, कम पैसे मिल रहे हैं, इनिशियली कम पैसे मिल रहे हैं, पहले कस्टमर्स में मार्केट तो बनाओ अपना, पहले कस्टमर्स को गुड्स तो दो, उसके बाद प्राइस तो बाद में बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो रिटेलर भी कहेगा कि नहीं यार 200 रुपए में आप दे रहे हो, कस्टमर ही कुल 190 रुपए देने को तैयार है। ठीक है, आप ये माल मुझे 200 रुपए में दे रहे हो, मैं जब कस्टमर को बेच रहा हूं तो कस्टमर 190 से ज्यादा देने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, तो आप मुझे 150 में दो, आप मुझे 150 में दो। आई होप समझ में आ रही है बात। मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को 200 रुपए में माल भेजा, रिटेलर ने जब कस्टमर को बेचा तो कस्टमर उसके लिए 190 रुपए से ज्यादा देने के लिए तैयार ही नहीं है। तो रिटेलर के पास कुछ मार्जिन बचेगा क्या? ये मैन्युफैक्चरर से 200 में ले रहा है, कस्टमर्स को 190 में बेच रहा है, तो क्या फायदा? 10 रुपए का लॉस होगा। तो कोई भी रिटेलर अपने लॉस में तो बिजनेस करेगा नहीं। तो रिटेलर मैन्युफैक्चरर से कहेगा कि आप मुझे 150 रुपए में दो, ताकि मेरे पास कम से कम 40 रुपए का मार्जिन तो आए, ठीक है ना। तो फिर ऐसे वाले केस में क्या होगा कि मैन्युफैक्चरर ने इनिशियली तो ये वाली एंट्री पास की, लेकिन अब इस सेल्स को 50 रुपए से कम करना है। अब इस सेल को 50 रुपए से कम करना है, तो क्या करोगे? सेल को 50 रुपए से डेबिट कर दो, सेल्स अकाउंट डेबिट 50 रुपए टू रिटेलर्स अकाउंट 50 रुपए, जो भी डिफरेंस है उससे रिवर्स एंट्री पास कर दो। ठीक है, तो यही है। When goods are accepted at a lower price than invoice price, so sales account debit to trade receivables या customers account difference in price। ठीक, at the year end। अब देखो year end पे क्या होता है? When goods are lying with customers and specified time has not yet expired। Okay, ठीक है, मैं 10 दिन का 10 डेज, मैं 10 दिन का टाइम अलाउ करता हूं, गुड्स में बेचता हूं,
अप्रूव करने के लिए मैं 10 दिन का टाइम अलाउ करता हूं, ठीक है। मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होती हैं ऑन 31 मार्च, ठीक है, ऑन 31 मार्च। अब मैंने 25 मार्च को 100 रुपए का सामान 200 रुपए में रिटेलर्स को या अपने कस्टमर्स को बेचा, ठीक है। मैंने 25 मार्च को 100 रुपए का सामान 200 रुपए में कस्टमर्स को बेचा। तो अब इसकी ड्यू डेट कब आएगी? 25 तारीख से 10 दिन कैलकुलेट करो तो 31 माइनस 25, 6 दिन मार्च के 4 अप्रैल। 4 अप्रैल है ना स्पेसिफाइड टाइम, 4 अप्रैल हो गया स्पेसिफाइड टाइम। लेकिन इसके बीच में, चलो इसको मैं यहां पर एक टाइमलाइन बनाता हूं, ये रही टाइमलाइन, ठीक है। ये है 25 मार्च 2019, ये है 31 मार्च 2019 और ये है 4 अप्रैल 2019, ठीक है। 31 मार्च 2019 इज माय डेट ऑफ क्लोजिंग, 31 मार्च 2019 इज माय डेट ऑफ क्लोजिंग, ठीक। 25 मार्च 2019 को, और ये है मेरा, ये जो है ना, ये है मेरा स्पेसिफाइड टाइम, स्पेसिफाइड टाइम फॉर रिटर्न, ठीक है। तो अब देखो 25 मार्च को जो गुड्स मेरे लिए 100 रुपए के थे, जो गुड्स मेरे लिए 100 रुपए के थे, उसको मैंने 200 रुपए में अपने कस्टमर्स को बेचा, ठीक है, ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। तो 25 मार्च को मैंने क्या एंट्री पास की होगी? कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट मैंने 25 मार्च 2019 को एंट्री पास की होगी, राइट। अब 31 मार्च 2019 आ गया, मुझे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना है, ठीक है। अगर मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोजिंग के टाइम पे कोई एंट्री पास नहीं करूंगा तो इसका इंप्लीकेशन क्या हो जाएगा? इसका इंप्लीकेशन होगा कि यहां पर मैंने 25 मार्च को सेल बढ़ा रखी है 200 रुपए से, तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है 200 रुपए से, और ये इनकरेक्ट प्रॉफिट है। अभी सेल हुई थोड़ी है, अभी सेल हुई थोड़ी है, तो ये तो इनकरेक्ट प्रॉफिट आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, डेट ऑफ क्लोजिंग में दो चीजें करते हैं। डेट ऑफ क्लोजिंग में हम लोग दो चीजें करते हैं। पहले तो इस एंट्री को रिवर्स करते हैं, सबसे पहले तो इस एंट्री को रिवर्स करते हैं, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट 200। सबसे पहले हम लोगों ने इस एंट्री को रिवर्स किया। इससे हुआ क्या कि जो मैंने अननेसेसरीली 200 रुपए की सेल बढ़ा रखी थी 5 दिन पहले, जो मैंने अननेसेसरीली 200 रुपए की सेल बढ़ाई थी, ये तो मेरी सेल खत्म हो गई, ठीक है, ये मेरी सेल खत्म हो गई। लेकिन अब ये जो 100 रुपए का माल है, ये जो 100 रुपए का स्टॉक है, ये कस्टमर के पास पड़ा हुआ है। ये जो 100 रुपए का माल है, ये तो कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, पर ये है तो एक्चुअली मेरा ही क्लोजिंग स्टॉक ना। मेरा क्लोजिंग स्टॉक मेरे गोडाउन में नहीं है, कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, लेकिन है तो मेरा ही क्लोजिंग स्टॉक ना। अगर मैंने इसको सेल नहीं माना है, अगर मैंने सेल वाली एंट्री रिवर्स कर दी, तो मुझे ये 100 रुपए का स्टॉक भी तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, राइट। मुझे ये 100 रुपए का स्टॉक भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो फिर मैं एक और एंट्री पास करूंगा, स्टॉक विद कस्टमर्स, ये ऐसे ही कुछ अकाउंट होता है, डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट की पिक्चर याद करो एक बार। ट्रेडिंग अकाउंट में यहां आता था ना बाय क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट में यहां बाय क्लोजिंग स्टॉक आता था। तो अब इसमें दो कैटेगरीज आ जाएंगी, एक तो लाइंग विद कस्टमर्स और एक जो अपने गोडाउन में लाई कर रहा है, लाइंग विद अस बोल देते हैं फिलहाल के लिए इसको, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट में यहां पर करना पड़ेगा ना स्टॉक लाइंग विद कस्टमर्स। तो यहां पर स्टॉक लाइंग विद कस्टमर्स अकाउंट डेबिट किया मैंने, स्टॉक विद कस्टमर्स अकाउंट को डेबिट किया और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। देख लो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ रही है, राइट। बस यही था। एट द ईयर एंड when goods are lying with customers and specified time limit has not yet expired, ठीक है, when goods are lying with customers and specified time has not yet expired, तो आप पहले तो रिवर्स करोगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स कस्टमर्स अकाउंट इनवॉइस प्राइस पे, ठीक है। आपने इनवॉइस प्राइस पे उसको वो किया, रिवर्स किया। अब फिर कह रहा है
these goods should be considered as inventories with customers and in addition to the above the following adjustment entry is to be passed. ठीक है, इन गुड्स को आप मानोगे कि ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक कस्टमर्स के पास पड़ा हुआ है, तो इसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री हम लोगों को पास करनी होगी. क्या एडजस्टमेंट एंट्री होगी? इन्वेंट्रीज विद कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, और ये आएगा आपका लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी. एनआरवी क्या होता है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी मार्केट प्राइस. हम लोग जो भी क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको लोअर ऑफ कॉस्ट या मार्केट वैल्यू करते हैं ना, कंजर्वेटिज्म के प्रिंसिपल पे, प्रूडेंस के बेसिस पे. तो कोई भी क्लोजिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हमेशा ऐसी ही होती है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर. ठीक है, तो लोअर ऑफ कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये एनआरवी की, एनआरवी आप कहीं पर लिख लो. एनआरवी मींस नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ब्रैकेट में चाहो तो लिख दो मार्केट प्राइस. ठीक है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब मार्केट प्राइस. तो कॉस्ट या मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर. जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया था उसमें कॉस्ट लोअर थी. हम लोगों ने कोई ऐसा अज्यूम नहीं किया था ना कि मार्केट वैल्यू में इसकी प्राइस का कुछ डाउनफॉल चल रहा है. हम लोगों ने ऐसा कोई असम्पशन नहीं लिया था कि मार्केट वैल्यू में, मार्केट में इसकी वैल्यू का कुछ डाउनफॉल चल रहा है. तो मार्केट वैल्यू हमारे पास 200 रुपए थी और कॉस्ट हमारे पास 100 रुपए थी, इवन ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग. राइट, तो इस तरह से सर आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं. इस तरह से आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं व्हेन बिजनेस सेंड्स गुड्स कैजुअली ऑन सेल और रिटर्न बेसिस. ठीक है, एक लाइन और क्या लिखी हुई है? नो एंट्री इज पास फॉर गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स ऑन अ सब्सिक्वेंट डेट. अच्छा, जब ये वाली एंट्री आपने पास कर दी, ईयर एंड के बाद आपने ये कर दी, सेल को आपने रिवर्स कर दिया. ठीक है, ईयर एंड पे आपने सेल को रिवर्स कर दिया और उसके बाद आपने उसको क्लोजिंग स्टॉक भी रिकॉग्नाइज कर दिया. तो फिर जब बाद में, अगर मान लो 4 अप्रैल में, इसी वाले एग्जांपल में अगर 4 अप्रैल से पहले पहले यहां पर कहीं पर कस्टमर ने गुड्स को रिटर्न कर दिया होता, तब आपको कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अगर 31 मार्च 2019 से 4 अप्रैल 2019 के बीच में कभी कस्टमर्स ने गुड्स को रिटर्न कर दिया होता, तब हम लोगों को इसको अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग तो हम लोग ऑलरेडी ये कर चुके हैं ना, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स करके. ठीक है, तो इसकी रिटर्न वाली, जो इसके इफेक्ट को, सेल के इफेक्ट को नलिफाई करने वाली जो एंट्री थी, वो हम लोग ऑलरेडी पास कर चुके हैं. ठीक है, तो बाद में जब वो वापस करेगा तो इसकी एंट्री को पास करने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है सर, बस यही था सर. डन. चलो सर, क्वेश्चन देखते हैं. मिस्टर बद्री सेंड्स गुड्स टू हिज कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न. द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर 2017. December 2nd sent goods to customers on sale or return basis at cost plus 25%, 80,000. तो 80,000 इसकी सेलिंग प्राइस है. 80,000 इसकी सेलिंग प्राइस है. कॉस्ट कैसे निकली जाएगी वो अभी निकाल लेंगे. December 10th goods returned by customers 35,000. December 17th received letters from customers for approval 35,000. ठीक है. December 23rd goods with customers awaiting approval 15,000. Mr. Badri records sale or return transactions as ordinary sales. ठीक है. You are required to pass the necessary journal entries in the books of Mr. Badri, assuming that the accounting year closes on 31st December 2017. ठीक है, ये आपका मई 2018 में 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था, ये सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, चलो आओ इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं. हम करेंगे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बद्री. इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बद्री. ठीक है, जर्नल एंट्रीज. राइट, फॉर्मेट बनेगा डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है सर. जर्नल एंट्रीज में डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट. लेजर फोलियो वाला फॉर्मेट पेज भी अगर आप चाहो कॉलम तो बना सकते हो, छोटा सा. ठीक है, लेजर फोलियो वाला भी कॉलम हम लोगों ने बना लिया. चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले
ये गंदगी साफ कर देता हूं मैं। देखो, December 2 सेंट गुड्स टू कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस 80,000, तो ठीक है, कुछ दिक्कत ही नहीं है। तो 2017 December 2, ठीक है, क्या करोगे आप, ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 80,000, राइट, बीइंग गुड्स sent to customers on sale or return basis. Trade receivables account debit to sales account, being goods sent to customers on sale or return basis. ठीक है, being goods sent to customers on sale or return basis. December 10th, goods returned by customers 35,000 rupees, ठीक है, December 10th में आप करोगे रिटर्न्स इनवर्ड, मैंने बताया था ना इंस्टीट्यूट दोनों कर रहा है, तो इस वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन में भी इंस्टीट्यूट ने रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट को डेबिट किया हुआ है, ठीक है, रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स, राइट, कितना माल था, 35,000 रुपए, ये मैं इतना सटा के क्यों लिख रहा हूं, ठीक है, बीइंग द गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर्स, being the goods returned by customers to whom goods were sent on sale or return basis. टेंथ दिसंबर को रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट 35,000 being the goods returned by customers to whom goods were sent on sale or return basis. Being the goods returned by customers to whom goods were sent on sale or return basis. December 17th received letters from customers for approval 35,000, तो इसको एंट्री करने की कोई जरूरत है, 17th दिसंबर को जो कस्टमर्स ने अप्रूवल के लिए अपना वो दिया है, लेटर दिया है, तो उसकी एंट्री करने की कोई जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, हम लोग पहले ही ये वाली एंट्री पास कर चुके हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, हम लोग पहले ये वाली एंट्री पास कर चुके हैं, तो अगर बाद में कस्टमर्स ने इसका अप्रूवल दिया तब अप्रूवल में कोई अलग से एंट्री रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो 17 दिसंबर को हम कोई एंट्री नहीं पास करेंगे। 23 दिसंबर गुड्स विद कस्टमर्स अवेटिंग अप्रूवल 15,000 रुपए, ठीक है, और 23 दिसंबर को, अब देखो यहां पर एक मिसप्रिंट है, ये इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन में ही मिसप्रिंट है, इन लोगों को यहां पर 23 की जगह 31 करना चाहिए था, ठीक है, तभी तो गुड्स विद कस्टमर्स अवेटिंग अप्रूवल समझ में आएगा, लेकिन अब इन लोगों ने 23 किया है तो कोई बात नहीं, हम 23 को ही एंट्रीज पास कर देंगे, ठीक है। व्हाट दे मीन इज कि ये क्लोजिंग डेट पे अभी भी गुड्स लाइंग विद कस्टमर्स है, तो इसके लिए हम लोगों को पहले तो इसकी रिवर्स एंट्री पास करनी होगी और इसको क्लोजिंग स्टॉक में रिकॉग्नाइज करना होगा, राइट। तो इन लोगों ने बस ये गलत डेट दे दी है, यहाँ पर ये पेपर में भी गलत डेट थी, सजेस्टेड आंसर्स में भी गलत डेट आई है, तो कोई बात नहीं, हम लोग इसी डेट पे एंट्री कर देंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ करेंगे December 23, तो December 23 में सबसे पहले तो हम उस एंट्री को रिवर्स करेंगे 15,000 से, तो हम लोग ने ये वाली जो एंट्री पास की थी ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इसको हम लोग पहले रिवर्स करेंगे, तो हम करेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट
टू ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट, ठीक है, बीइंग द कैंसिलेशन of original entry, of sale in respect of goods on sale or return basis, ठीक है। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स कितना, 15,000 था। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट 15,000, बीइंग द कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल एंट्री ऑफ सेल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, बीइंग द कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल एंट्री ऑफ सेल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, ठीक है। उसके बाद 31 दिसंबर को आप करोगे इन्वेंट्रीज with customers on sale or return account debit to trading account. Inventories with customers on sale or return account debit to trading account. इसके लिए हम लोगों को एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट भी क्या बनाएंगे आप लोग देख लो, ऐसे ही समझ जाओगे। ये जो 15,000 रुपए का माल है, इसी के अगेंस्ट तो अप्रूवल पेंडिंग है ना। ये जो 15,000 रुपए का सेलिंग प्राइस वाला माल है, इसी के अगेंस्ट तो अप्रूवल पेंडिंग है, ठीक है ना। अब आप यहां पर देखो एक बार, कॉस्ट प्लस 25% पे बेचा गया है गुड्स को। मतलब अगर 100 रुपए की कॉस्ट थी तो 25 रुपए का प्रॉफिट था, तो सेलिंग प्राइस 125 रुपए थी, ठीक है। तो अगर सेलिंग प्राइस 125 रुपए थी तो कॉस्ट 100 था। तो अगर सेलिंग प्राइस 15,000 है तो कॉस्ट क्या होगी, 15,000 इंटू 100 बाई 125, यही होगा, ठीक है ना। तो यहां पर आप करोगे 15,000 इंटू 100 125, $15,000 इंटू 100 अपॉन 125, तो ये आ गया 12,000 रुपए। नरेशन में लिख लो, बीइंग द एडजस्टमेंट फॉर cost of goods lying with customers awaiting approval, खत्म। being the adjustment of cost of goods, being the adjustment for cost of goods lying with customers awaiting approval। ये 12,000 कैसे निकाला, आई होप समझ में आ रहा है। 100 रुपए का माल 125 रुपए में बेचा, इन लोगों ने लिखा होता है कॉस्ट प्लस 25%। मतलब अगर कॉस्ट 100 रुपए है तो प्रॉफिट, ये मैं दिखा देता हूं फिर से, अगर कॉस्ट 100 रुपए है तो प्रॉफिट 25 रुपए है, तो सेलिंग प्राइस 125 है। तो हमने यूनिटरी मेथड लगाया, अगर 125 सेलिंग प्राइस है मतलब कॉस्ट 100 रुपए, तो अगर 15,000 सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट कितनी होगी, तो 15,000 इंटू 100 अपॉन 125, 12,000 रुपए, ठीक है सर, 12,000 रुपए। राइट, बस और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। डन। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस लिमिटेड सेंड्स आउट इट्स गुड्स टू डीलर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस।
All such transactions are, however, treated as actual sales and are passed through the day book. ठीक है. Just before the end of the accounting year on 31st March 16, 200 such goods have been sent to a dealer at 250 rupees each. 250 into 200 कितनी वैल्यू पे भेजा समझ में आ गया? जिसकी कॉस्ट थी 200 रुपए ईच ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एंड डेबिटेड टू हिज अकाउंट. मतलब कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल कर दिया हम लोगों ने. ऑफ दीज गुड्स on 31st March 16, 50 were returned, 50 वापस आ गए, and 70 were sold, while for the other goods, date of return has not yet expired. ठीक है, date of return has not yet expired. तो इसमें हुआ क्या, इसने 200 गुड्स भेजे, 200 में से 50 वापस आ गए, 70 बिक गए और 200 माइनस 50 माइनस 70 80 की जो ड्यू डेट है वो अभी एक्सपायर नहीं हुई है. पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज ऑन 31st March 16. मेरे को नहीं लगता कि ये हम लोगों को क्लास में करने की जरूरत है क्योंकि ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है. सारी इंफॉर्मेशन बहुत कायदे से क्वेश्चन में दी हुई है. ठीक है, मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन में आप लोगों को इंफॉर्मेशन स्पून फीड की हुई है. ठीक है, तो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं. सोल्यूशन मैंने बुक में दिया हुआ है, मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं इसका. देखो, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, 31st मार्च को जो 50 यूनिट्स रिटर्न हुई हैं हमें एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी है ना. पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज ऑन 31st March 16. ठीक है, 31st मार्च की एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी है. तो अब देखो, ऑन 31st March 2016 क्या क्या हुआ उसकी एंट्रीज करनी है. तो ये जो हम लोगों ने सेल किया था 200 गुड्स को जब 250 रुपए ईच में हम लोगों ने सेल किया था तो उसकी एंट्री हम लोगों को नहीं करनी है. 31st मार्च को देखो क्या हुआ, 50 गुड्स वर रिटर्न. तो रिटर्न की एंट्री क्या करोगे आप, रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट. ठीक है, यही किया हुआ है. 50 इंटू 250, 50 इंटू 250 यही आएगा, 50 इंटू 250. नेक्स्ट, 70 वर सोल्ड. तो अगर बिक जाता है तो उसकी एंट्री तो करने की कोई जरूरत नहीं होती है क्योंकि उसकी एंट्री आप लोग पहले ही कर चुके हो. तो जो गुड्स आप लोग ऑलरेडी अप्रूवल या रिटर्न बेसिस पे बेच चुके हो उसकी एंट्री तो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो ना, ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स. तो जब ये अप्रूव हो जाएंगे तब उसके बाद तो आपको कोई एडिशनल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, वाइल फॉर द अदर गुड्स डेट ऑफ रिटर्न हैज नॉट येट एक्सपायर्ड. तो 80 गुड्स बचे. ठीक है, तो 80 इंटू 250 ये आपकी सेलिंग प्राइस है. इससे आप सेल्स वाली एंट्री को रिवर्स करोगे और जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा वो होगा 80 इंटू 200. कॉस्ट 200 रुपए. ठीक है, तो जो क्लोजिंग स्टॉक वाली एंट्री होगी वो 80 इंटू 200 से पास की जाएगी और जो सेल रिटर्न वाली एंट्री है जो सेल के रिवर्सल वाली एंट्री है वो 80 इंटू 250 से पास की जाएगी. देख लो, सेल्स अकाउंट डेबिट 250 इंटू 80. ठीक, 20,000 टू ट्रेड रिसीवेबल्स और उसके बाद इन्वेंट्रीज विद कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस 80 इंटू 200. तो ये आ जाएगा 16,000. राइट, तो बस यही था क्वेश्चन. क्वांटिटी ऑफ गुड्स लाइंग विद डीलर्स एज ऑन 31st March इज 200 माइनस 50 माइनस 70 इज 80. कर ही चुके हैं हम लोग. ठीक है, यहां पर आप बस ये लिख सकते हो 200 इंटू 80 16,000 के लिए. ठीक है, बस और कुछ है ही नहीं इसमें. राइट, कर लेना इसको होमवर्क में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कैली कंपनी सेंड्स आउट इट्स गैस कंटेनर्स टू डीलर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस. ठीक है, ऑल सच ट्रांजैक्शंस आर हाउएवर ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल्स एंड आर पास्ड थ्रू द डे बुक. ठीक है, जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 100 gas containers which cost them 900 rupees each, cost दी हुई है 900 रुपए each, have been sent to the dealer on sale or return basis and have been debited to his account at 1200 rupees each. ठीक है, तो कॉस्ट थी 900 रुपए और सेलिंग प्राइस थी 1200. आउट ऑफ दिस ओनली 20 गैस कंटेनर्स वर सोल्ड. जो इसने 100 गैस कंटेनर्स भेजे, 100 में से 20 बिक गए. ठीक है, एट 1500 रुपीज. बेचे इसने थे 1200 में, लेकिन अब ये एक्सेप्ट हुए हैं एट अ प्राइस हायर देन द इनवॉइस वैल्यू. ठीक है, तो इसके लिए ये जो 1500 माइनस 1200, ये जो 300 रुपए का एक्सेस है, इसके लिए आपको बस एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी. ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट 300 टू सेल्स 300. ठीक है, यू रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो इसको भी हम लोगों को क्लास में करने की जरूरत नहीं है, सोल्यूशन मैंने दिया हुआ है. देखो, सबसे पहले तो क्या हुआ कि ये जो 300 रुपए पर कंटेनर है, तो 300 इंटू 20 कंटेनर्स ना 6,000 रुपए आया. ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट देखो 6,000 बीइंग द एडजस्टमेंट फॉर एक्सेस प्राइस ऑफ 20 गैस कंटेनर्स एट 300 रुपीज ईच. ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था. उसके बाद क्या हुआ,
ठीक है, तो ये हम लोगों ने 6000 से ये वाली एंट्री तो बढ़ा ली। अच्छा, 20 गैस कंटेनर्स बिक गए, 80 अभी भी बचे हुए, तो 80 को 1200 पे सेल किया था हम लोगों ने। ये देखो 80 को 1200 पे हम लोगों ने सेल किया था, तो इससे हमें सेल्स वाली एंट्री रिवर्स करनी होगी। 80 इंटू 1200 से हमें रिवर्स करनी होगी, तो 80 इंटू 1200 आता है 96,000। तो 96,000 से आपने सेल्स वाली एंट्री रिवर्स की। सेल्स अकाउंट डेबिट 96,000 टू ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट 96,000 बीइंग कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल एंट्री फॉर सेल इन रिस्पेक्ट ऑफ 80 गैस कंटेनर्स एट 1200 रुपीज ईच। ठीक है, अब ये जो 80 गैस कंटेनर्स हैं, इसे आप कॉस्ट पे अपना क्लोजिंग स्टॉक रिकॉग्नाइज करोगे। इसे आप कॉस्ट पे अपना क्लोजिंग स्टॉक रिकॉग्नाइज करोगे, तो कितना आ जाएगा? अच्छा, यहां पर ये आपकी बुक में प्रिंट होके आएगा, 72,000 आएगा ना, ये आएगा 80 इंटू 900, 9 8 से 72 होता है। ठीक है, 900 रुपए की कॉस्ट थी, 900 रुपए की कॉस्ट थी और 80 कंटेनर्स थे, तो 80 इंटू 900 72,000 आपके बुक में ये 72,000 रुपए प्रिंट हुआ होगा। ठीक है सर, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग होमवर्क में कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, E Limited sends out its accounting machines costing 200 rupees each to their customers on sale or return basis. All such transactions are, however, treated like actual sales and are passed through the day book. Just before the end of the financial year, that is on 24th March 2016, 300 such accounting machines were sent out on the invoice price of 280 rupees each, out of which only 90 accounting machines are accepted by the customers at 250 rupees each, and as to the rest, no report is forthcoming. तो ठीक है, वैसा ही है, इसमें इनवॉइस वैल्यू से लोअर वैल्यू पे एक्सेप्ट किया हुआ है। कितनी मशीन्स भेजी इसने? 300 में से 90, ठीक है, 90 कस्टमर्स ने एक्सेप्ट की 250 रुपए में। ठीक है, बेची कितने में थी? 280 रुपए में, तो 280 माइनस 250 रुपए 30 रुपए। हमें 90 इंटू 30 से एंट्री को रिवर्स करना होगा। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट करना होगा, हमें इसका रिवर्सल करना होगा। ठीक है, सिर्फ 30 रुपीज से। तो देख लो, सबसे पहले ये क्या, सेल्स अकाउंट डेबिट 30 रुपीज इंटू 90 टू ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट बीइंग द एडजस्टमेंट फॉर रिडक्शन इन द सेलिंग प्राइस ऑफ 90 अकाउंटिंग मशीन्स आर 30 रुपीज ईच। ठीक है, तो 300 में से 90 बिक गई, बची कितनी? 210। तो 210 को पहले तो आप 280 में बेचा था ना, तो 210 को पहले आप 280 से रिवर्स करोगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट करोगे, सेल की एंट्री रिवर्स करोगे, और उसके बाद इनकी कॉस्ट कितनी थी? 200 रुपए की कॉस्ट थी, तो 210 इंटू 200 से आप इसको क्लोजिंग स्टॉक रिकॉग्नाइज कर लोगे। सिंपल है। तो 280 इंटू 210 से आपने सेल्स वाली एंट्री रिवर्स की, बीइंग द कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल एंट्री फॉर सेल इन रिस्पेक्ट ऑफ 210 अकाउंटिंग मशीन सेंट टू द कस्टमर्स नॉट येट रिटर्न्ड और अप्रूव्ड, और उसके बाद इन्वेंट्रीज विद कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट 42,200 एट 210 मशीन्स एट 200 रुपीज ईच। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ये भी होमवर्क में कर लेना। चलो आ जाओ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। On 31st December 18, goods sold at a sale price of 3,000 rupees were lying with the customer Ritu, to whom these goods were sold on sale or return basis and were recorded as actual sales. ठीक है, तो ये बता रहा है कि सेलिंग प्राइस 3,000 रुपए था इन गुड्स का, और वो अभी भी 31 दिसंबर को रितु के पास पड़े हुए। ठीक है, रितु ने अभी ना अप्रूव किया है ना कुछ, राइट। Since no consent has been received from Ritu, you're required to pass adjustment entries presuming goods were sent on approval at a profit of cost plus 20%. ठीक है, 20% के प्रॉफिट पे भेजा था। Present market price is 10% less than the cost price. अच्छा, present market price is 10% less than the cost price. चलो इसको मैं समझा देता हूं। सॉल्यूशन मैंने इसका भी दिया हुआ है, कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल चीज नहीं है। ठीक है, 3,000 रुपए का माल अभी भी ऋतु के पास पड़ा हुआ है। ठीक है, हमने कॉस्ट प्लस 20% पे भेजा था। अगर कॉस्ट मेरी 100 है, प्रॉफिट मेरा 20 है, इनवॉइस वैल्यू मेरी 120 है। ठीक है, तो अगर मेरी इनवॉइस वैल्यू 120 है तो मेरी कॉस्ट है 100 रुपए। तो अगर मेरी इनवॉइस वैल्यू 3,000 रुपए है, अगर मेरी इनवॉइस वैल्यू 3,000 रुपए है तो मेरी कॉस्ट कितनी होगी? तो 3,000 इंटू 100 अपॉन 120। ठीक है, 3,000 इंटू 100 अपॉन 120 आता है 2,500। ठीक, पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो सेल वाली एंट्री की होगी उसको रिवर्स करेंगे। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू रितुज अकाउंट, ये तो हम लोग करेंगे जब हम लोगों ने सेल किया होगा, तो रितुज अकाउंट डेबिट टू सेल किया होगा 3,000। अब क्योंकि ये अभी भी गुड्स लाइंग विद कस्टमर्स है,
तो हम पहले सेल वाली एंट्री को रिवर्स करेंगे, तो रितुज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट डेबिट टू रितुज करेंगे 3000 से, 3000 और 3000। उसके बाद इसका क्लोजिंग स्टॉक रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे की जाती है, कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। ठीक, हमने कॉस्ट निकाल ली, कॉस्ट आई इसके 2500 रुपए। ठीक है, कॉस्ट आई इसकी 2500 रुपए और ये कह रहे हैं प्रेजेंट मार्केट प्राइसेस 10% लेस देन द कॉस्ट प्राइस। मतलब इसमें से आप 10% माइनस कर दो, 2500 में से 2500 का 10% माइनस कर दो। 2500 का 10% कितना, 250 रुपए। 2500 में से 250 रुपए आप माइनस कर दो तो आपकी मार्केट प्राइस आएगी 2250। ठीक है, मार्केट प्राइस आएगी आपकी 2250। तो कॉस्ट है आपकी 2500, मार्केट प्राइस है आपकी 2250, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या होगी 2250। तो आपने यहां पर क्या है, इन्वेंट्रीज विद कस्टमर्स अकाउंट 2250, 2250। ठीक है, इसके लिए एक वर्किंग नोट मैंने बिल्कुल एज इट इज दिया हुआ है। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक लाइंग विद कस्टमर्स, सेल प्राइस ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल 3000 लेस प्रॉफिट, तो 3000 इंटू 20/120। अच्छा, ये 3000 इंटू 20/120 कैसे आया ये भी देख लो। 100 रुपए की कॉस्ट, 20 रुपए का प्रॉफिट, 120 रुपए की सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अगर सेलिंग प्राइस 120 रुपए है तो प्रॉफिट 20 रुपए है, ये ना, सेलिंग प्राइस 120 रुपए है तो प्रॉफिट 20 रुपए है। तो अगर सेलिंग प्राइस 3000 रुपए होगा तो प्रॉफिट कितना होगा, 3000 इंटू 20/120। यूनिटरी मेथड वही लिखा है। यूनिटरी मेथड ने हमारी जिंदगी बहुत आसान कर रखी है, मैं बता रहा हूं, नहीं तो इसमें इन सारी चीजों में इतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, तो चलो 3000 इंटू 20/120, तो ये 500 रुपीज का प्रॉफिट आया, तो 2500 रुपए की मेरी कॉस्ट आ गई। ठीक, मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स एज कैलकुलेटेड अबव 2500 लेस रिडक्शन ऑफ 10%, तो 10% ऑफ 2500 कम्स टू 250 रुपीज, तो ये आ गया 2250। ठीक है, वैल्यू ऑफ स्टॉक लोअर ऑफ 1 और 2, तो 2500 या 2250, तो 2250 आ गए, ये यहां पर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग होमवर्क में कर सकते हो। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर गणेश sends out goods on approval to few customers and includes the same in the sales account. ठीक है, on 31st March 18, the trade receivables balance stood at 75,000 rupees, which included 6,500 rupees के goods sent on approval against which no intimation was received during the year. ठीक, these goods were sent out at 30% over and above cost price and were sent to Mr. Aditya 3900 and Mr. Bakki Ram 2600. Okay. Mr. Aditya sent intimation of acceptance on 25th April 18 and Mr. Bakki Ram returned the goods on 15th April 18. ठीक है. Make the adjustment entries and show how these items will appear in the balance sheet as on 31st March 2018. ठीक है. Show also the entries to be made during April 2018. Value of closing inventories as on 31st March 2018 was 50,000. ठीक है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज एज ऑन 31st मार्च वाज 50,000। ठीक है, तो आ जाओ, इसमें हम लोगों को मार्च से लेकर अप्रैल तक की जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है, 31st मार्च से पूरे अप्रैल की जर्नल एंट्रीज पास करनी है, और 31st मार्च को इस सिचुएशन को बैलेंस शीट में किस तरह से दिखाते हैं वो भी हम लोगों को बनाना है। ठीक है, तो पहले जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं, उसके बाद 31st मार्च की बैलेंस शीट में इसकी जगह दिखा देंगे। आ जाओ शुरू करते हैं। In the books of Mr. Ganesh, in the books of Mr. Ganesh, journal entries, ठीक है, हम बनाएंगे डेट, particulars, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है सर, तो सबसे पहले हम बनाएंगे 2018 मार्च 31। ठीक है, 2018 मार्च 31। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो ये देखो
जो 6500 के गुड्स थे जो कि अप्रूवल या रिटर्न बेसिस पे सेंड किए हुए थे, इनका अभी तक अप्रूवल तो आया नहीं है, ठीक है। तो इसकी सेल वाली जो एंट्री है उसको हम लोग रिवर्स करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट, ठीक है। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट 6500 यही था ना, हाँ। विच इंक्लूडेड 6500 रुपीज के गुड सेंट ऑन अप्रूवल अगेंस्ट विच नो इंटीमेशन वॉज रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ठीक। नरेशन लिख लो। बीइंग द कैंसिलेशन ऑफ original entry, being the cancellation of original entry for sale in respect of goods lying with customers, in respect of goods lying with customers awaiting अप्रूवल, ठीक है। बीइंग द कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल एंट्री फॉर सेल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स लाइंग विद कस्टमर्स अवेटिंग अप्रूवल। बीइंग द कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल एंट्री फॉर सेल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स लाइंग विद कस्टमर्स अवेटिंग अप्रूवल, ठीक है। अब इसको कॉस्ट वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करना होगा हम लोगों को। तो सेम डे पे मार्च 31 पे हम लोग एंट्री करेंगे इन्वेंट्रीज विथ कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, being the adjustment for cost of goods lying with customers awaiting approval, being the adjustment for cost of goods lying with customers awaiting approval, inventories with customers on sale or return account debit to trading account, inventories with customers on sale or return account debit to trading account, being the adjustment for cost of goods lying with customers awaiting approval। अब देखो इसने 30% अबव कॉस्ट पे भेजा था जहां तक मुझे याद आ रहा है। हाँ, these goods were sent out at 30% over and above cost price and were sent to, ठीक है। 30% over and above the cost price। तो अगर cost price आपका 100 है तो आपका प्रॉफिट 30 रुपीज होगा और आपका सेलिंग प्राइस 130 रुपए होगा, ठीक है। तो अगर सेलिंग प्राइस 130 रुपए है तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, ठीक। तो अगर सेलिंग प्राइस 6500 है, सेलिंग प्राइस 6500 है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, दिस मल्टीप्लाई ये डिवाइड, तो 6500 इंटू 100 अपॉन 130, ठीक है। 6500 इंटू 100 130, 6500 इंटू 100 अपॉन 130 कितना आएगा, 6500 इंटू 100 अपॉन 130, 5000 रुपए। 5000 रुपए, ठीक है। इन्वेंट्रीज विद कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 5000 रुपीज। इसके बाद क्या हुआ, मिस्टर आदित्य सेंट इंटीमेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 25 अप्रैल 18। अच्छा, आदित्य ने 25 अप्रैल 18 को फोन करके बताया कि हाँ मैं गुड्स आपके खरीद रहा हूं, ठीक है। तो अब क्या कोई एंट्री पास करने की जरूरत है?
अब क्या कोई एंट्री पास करने की जरूरत है? ऑफ कोर्स है। क्यों है? क्योंकि जो ओरिजिनल एंट्री हम लोगों ने पास की होगी, जब हम लोगों ने आदित्य को गुड्स सेल किए होंगे, तब हम लोगों ने कुछ एंट्री पास की होगी, आदित्य अकाउंट डेबिट टू सेल्स हम लोगों ने किया होगा। जब हम लोगों ने आदित्य को गुड्स भेजे होंगे अप्रूवल या रिटर्न बेसिस पे, तो हम लोगों ने एंट्री पास की होगी आदित्य अकाउंट डेबिट टू सेल और सेल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद साल के एंड में तो हम लोगों ने जब ये वाली एंट्री पास कर दी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट, तब तो हमने वो ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स कर दिया ना, कैंसिल कर दिया। जब हम लोगों ने साल के एंड में ये सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट कर दिया, तब तो हम लोगों ने उस ओरिजिनल सेल वाली एंट्री को रिवर्स करके कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। तो अब जब ये 25 अप्रैल को इंटीमेशन दे रहा है, तो मुझे एक बार फिर से इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब ये 25 अप्रैल को इंटीमेट कर रहा है कि नहीं हाँ मैं रखूंगा, तब मुझे एक बार इसको फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा, अप्रैल 25 आदित्य, इसको मैं करूंगा आदित्य अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन आप लोग एक काम करो, क्योंकि हम लोग बार बार ट्रेड रिसीवेबल्स कर रहे थे, इसलिए आप इसको ट्रेड रिसीवेबल्स ही लिख दो। तो ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स रिसीवेबल अकाउंट, ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने से? वही 6,000 नहीं सॉरी 6,500 थोड़ी, आदित्य को कितने गुड्स भेजे थे? 3,900 के, तो 3,900 3,900 3,900, ठीक है। बीइंग goods sent to Mr. Aditya on sale or return basis accepted by him। आई होप समझ में आ रहा है। हम लोगों ने यहां पर आदित्य वाली एंट्री इसलिए पास की क्योंकि जो ओरिजिनल एंट्री हम लोगों ने पास की होगी शुरुआत में, ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, उसको हम लोगों ने 31 मार्च को रिवर्सल एंट्री पास करके कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। इस 6,500 में आदित्य भी है 3,900 का और बक्की राम भी है 2,600 का, ठीक है। तो हम लोगों ने क्योंकि इन एंट्रीज को पास करके कैंसिल आउट कर दिया था, इसलिए हम लोगों को अब फिर से जब आदित्य ने इंटीमेशन दिया तो हम लोगों को फिर से एंट्री पास करने की जरूरत पड़ी, ठीक है। इसके बाद देखो, एंड मिस्टर बक्की राम रिटर्न द गुड्स ऑन 15 अप्रैल 18, बक्की राम ने गुड्स वापस कर दिए। तो क्या इसमें कोई एंट्री पास करने की जरूरत है ना? क्यों नहीं? क्योंकि इसके रिवर्सल की एंट्री हम लोग ऑलरेडी यहां पर पास कर चुके हैं, इसके रिवर्सल की एंट्री हम लोग ऑलरेडी यहां पर पास कर चुके हैं। अगर ये वाली एंट्री पास नहीं होती और उसके बाद वो रिटर्न करता, तब तो हमें रिटर्न की एंट्री पास करने की जरूरत है, लेकिन ये वाली एंट्री हम लोग ऑलरेडी पास कर चुके हैं, ठीक है। तो अब दोबारा एंट्री पास करने की कोई जरूरत नहीं है, स्टॉक में भी उसको रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, तो दोबारा बक्की राम के रिटर्न पे एंट्री पास करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोगों को लॉजिकली चलना पड़ेगा, रटना नहीं है कि कब पास करेंगे कब नहीं पास करेंगे, समझ के लॉजिकली चलना पड़ेगा, ठीक है। पहले सेल जब किया तब तो ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट किया, उसके बाद 31 मार्च को उसको रिवर्स कर दिया। तो अब अगर वो वाली एंट्री हमने रिवर्स कर दी, तब बाद में अगर पता चलता है कि हाँ ये सेल हो गई है, तो सेल वाली एंट्री पास करो, और अगर बाद में कोई कस्टमर रिटर्न कर देता तो कोई जरूरत नहीं है रिटर्न वाली एंट्री पास करने की, ऑलरेडी हम लोग रिवर्सल वाली एंट्री में उसको कैंसिल आउट कर चुके हैं, ठीक है। बस सर यही था। तो हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज तो सारी कर ली, अब हमें बनानी है बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिखाना है कि 31 मार्च को बैलेंस शीट में किस तरह से दिख रहा होगा, ठीक है। तो आ जाओ नेक्स्ट पेज पे ही बना लेते हैं। बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर गणेश एज ऑन 31 मार्च 2018, और ये है सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट, ठीक है, ये सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट है। लायबिलिटीज
रुपए, एसेट्स रुपए, ठीक है सर। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन देखो, मिस्टर गणेश सेंड्स आउट गुड्स ऑन अप्रूवल टू फ्यू कस्टमर्स एंड इंक्लूड्स द सेम इन द सेल्स अकाउंट ऑन 31st March 18 द ट्रेड रिसीवेबल्स बैलेंस स्टूड एट 75,000 रुपीज। ठीक है, तो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स आएंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स 75,000 रुपीज, लेकिन इसमें से विच इंक्लूडेड 6,500 रुपीज के गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। ठीक है, तो 6,500 के गुड्स अप्रूवल पे बेचे थे, उसको हम लोग यहां से माइनस करेंगे। सर क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि हम लोगों ने 31 मार्च को देखो ट्रेड रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर दिया 6,500 से। जो गुड्स अप्रूवल पे भेजे जाते हैं उनकी रिवर्सल एंट्री हम लोग पास करते हैं ना, वो हम लोगों ने यहां पर 31 मार्च 2018 को की, तो इससे हम लोगों ने ट्रेड रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर दिया 6,500 से, तो हम लोग इसलिए इसको यहां पर माइनस करेंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल्स मेरे देखेंगे 75,000 माइनस 6,500 यानी 68,500, 68,500। ठीक है, फिर हमारा क्लोजिंग स्टॉक आता है। क्लोजिंग स्टॉक को हम इन्वेंट्रीज इन ट्रेड भी लिखते हैं। ठीक है, इन लोगों ने इन्वेंट्रीज इन ट्रेड लिखा हुआ है, तो मैं भी आप लोगों को इन्वेंट्रीज इन ट्रेड ही लिखवा रहा हूं। आप लोग यहां पर क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकते थे। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या है, ये देखो, ये क्वेश्चन आईसीआई के स्टडी मटेरियल में है। ठीक है, और ये क्वेश्चन नवंबर 18 के एग्जाम में भी आया हुआ है। ठीक, तो चांसेस है कि ये क्वेश्चन दोबारा आ जाए, और अगर दोबारा आ जाए तो आप यहां पर चुपचाप ट्रेड रिसीवेबल्स ही लिखो ना, या इन्वेंट्रीज इन ट्रेड ही लिखो आप। अगर आपने इन्वेंट्रीज इन ट्रेड लिखा तो आपकी आंसर कॉपी में से इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर्स में, जो भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर से आपका आंसर एकदम मैच करेगा, आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है, ऑल्दो इसमें इन्वेंट्रीज इन ट्रेड या क्लोजिंग स्टॉक में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बट स्टिल इन्वेंट्रीज इन ट्रेड लिख दो आप। ठीक है, ये सब हो गया। ठीक है, ये सब हो गया, ये भी होगा। मेक द एडजस्टमेंट एंट्रीज, शो हाउ दीज विल आइटम्स, शो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज ऑन 31 March 18 वाज 50,000। तो ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज की जो वैल्यू थी वो थी 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज। ठीक है, इसमें हम ऐड करेंगे इन्वेंट्रीज विथ कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न। ठीक है, इन्वेंट्रीज विद कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न देखो कितनी आई थी, ये 5,000 रुपए। इन्वेंट्रीज विद कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट को हमने 5,000 रुपए से डेबिट किया था, ये भी हमारा इन्वेंट्रीज इन ट्रेड में आएगा 5,000 रुपए। तो आपका जो टोटल आया वो आया 55,000 रुपीज। ठीक है, आपका जो टोटल आया वो आया 55,000 रुपीज। बस सर, बैलेंस शीट में और तो आप कुछ और बना नहीं सकते, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपकी बैलेंस शीट भी। ठीक है, तो 68,500 प्लस 55,000 आता है 1,23,500, 1,23,500। ठीक है सर, ये बन गया आपका बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। ट्रेड रिसीवेबल्स 75,000 के थे, इसमें से 6,500 के माइनस किए, और इन्वेंट्रीज इन ट्रेड 50,000 की तो क्वेश्चन में दी हुई है, इसमें ऐड कर दी इन्वेंट्रीज विद कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न 5,000 रुपए के, ये ऐड कर दिया 1,23,500। बैलेंस शीट के एसेट साइड का टोटल आ गया, लाइबिलिटीज में हम लोगों को कुछ पता नहीं। राइट, डन, कूल। चलो सर, अब नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस हमारे पास है व्हेन द बिजनेस सेंड्स गुड्स फ्रीक्वेंटली, व्हेन द बिजनेस सेंड्स गुड्स फ्रीक्वेंटली ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। फ्रीक्वेंटली का मतलब हम लोगों ने देखा था ना, तो बहुत कभी कभी ना बहुत ज्यादा, बीच का। ठीक है, चलो, in this case goods sent on approval basis are not considered as sales unless confirmation is received from customers। जब तक कस्टमर्स कंफर्म नहीं करते तब तक हम लोग उसको सेल्स अकाउंट वाली एंट्री नहीं पास करते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड्स ऑफ गुड्स सेंट इज मेंटेन्ड इन अ स्पेशली रूल्ड सेल और रिटर्न जर्नल या डे बुक। तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए एक स्पेशल रूल्ड सेल और रिटर्न जर्नल बनती है, जिसका फॉर्मेट आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, 4 हैं, 4 कॉलम्स होते हैं, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, गुड्स रिटर्न्ड, गुड्स अप्रूव्ड और बैलेंस। ठीक है, अब आओ देखो,
चारों कॉलम्स में डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो अमाउंट और ये अमाउंट बैलेंस में। ठीक है, देखो किस तरह से ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होती है, इसको पढ़ते पढ़ते हम लोग समझते हैं। द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इज डन इन द फॉलोइंग वे। व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन अप्रूवल, जब गुड्स को अप्रूवल के लिए बस भेजा जाता है, द डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स आर एंटर्ड इन द फर्स्ट 4 कॉलम्स ऑफ द बुक ओनली एज अ मेमोरेंडम रिकॉर्ड। जब गुड्स को भेजा जाता है तो हम लोग यहां पर रिकॉर्ड करते हैं। जब गुड्स को भेजा जाता है तो हम लोग यहां पर रिकॉर्ड करते हैं, कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं। ठीक है, व्हेन गुड्स आर अप्रूव्ड द डिटेल्स आर एंटर्ड इन द कॉलम्स 9 to 12। यहां जब गुड्स अप्रूव हो जाते हैं तो हम लोग यहां पर एंट्री करते हैं। ठीक है, जब गुड्स अप्रूव हो जाते हैं तो हम लोग यहां पर एंट्री करते हैं। द पर्सनल अकाउंट्स आर डेबिटेड एज इन व्हेन गुड्स आर अप्रूव्ड। ऑब्वियसली पर्सनल अकाउंट्स का मतलब जो भी हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स वाला अकाउंट है, जो भी हमारे कस्टमर्स के अकाउंट है, उनको हम लोग डेबिट करते हैं। द सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, ये एक तरह से आपकी सेल और रिटर्न डे बुक हो गई ना, जैसे आप लोगों की सेल्स बुक होती थी, सेल्स रिटर्न बुक होती थी। ठीक है, महीने भर के लिए उसका पूरा एक डे बुक बनाते थे हम लोग, सेल्स बुक बनाते थे, सेल्स रिटर्न बुक बनाते थे, और उसके बाद फिर महीने के एंड में सेल्स वाले लेजर में हम लोग करते थे बाई सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। याद आ रहा है, बाई सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, या परचेजेस अकाउंट में लेफ्ट साइड में हम लोग लिखते थे टू सन्ड्रीज एज पर परचेजेस बुक। तो उसी तरह से ये एक डे बुक टाइप की है, ये एक स्पेशल जर्नल है, और इससे फिर महीने के एंड में हम लोग उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ द मंथ। तो ये वाला जो है गुड्स अप्रूव का, ये वाला जो टोटल अमाउंट है, इससे सेल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। ठीक, When goods are returned, the details are recorded in columns 5 to 8. Obviously, इन columns में recording की जाएगी। फिर जब goods return हो जाएंगे तो इन columns में entry की जाएगी। However, no entry is made for such return of goods since no entry was made at the time when such goods were sent for approval. जब हम लोगों ने यहाँ पर गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल में एंट्री की थी, जब यहाँ पर हम लोगों ने रिकॉर्डिंग की थी, तो हम लोगों ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एंट्री थोड़ी पास की थी। एंट्री तो हम लोगों ने तब पास की जब यहाँ पर गुड्स अप्रूव्ड वाले कॉलम्स में एंट्री की, राइट। तो हम लोगों ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एंट्री यहां पर तो पास की नहीं थी जब गुड्स अप्रूवल के लिए भेजे थे, तो उनके रिटर्न में आने पे हम लोग क्यों कोई एंट्री पास करेंगे? ठीक, कोई एंट्री पास करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, बैलेंस ऑफ स्टॉक, द बैलेंस ऑफ द गुड्स लाइंग विद कस्टमर्स इज ascertained एंड रिकॉर्डेड इन द 13th कॉलम। बैलेंस यहां पर रिकॉर्ड किया जाता है। At the end of the accounting year, stock with customers account is debited and trading account is credited with the value of such goods। बिल्कुल सिंपल। तो जो गुड्स हमारे अप्रूवल के लिए भेजते हैं उन्हें फर्स्ट 4 कॉलम्स में रिकॉर्ड करते हैं। जो गुड्स हम लोग अप्रूवल के लिए भेजते हैं उन्हें हम लोग यहां पर रिकॉर्ड करते हैं। जो गुड्स अप्रूव हो जाते हैं उन्हें यहां पर रिकॉर्ड करते हैं, और इस कॉलम का जो टोटल होता है उसको हम लोग सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं बाय गुड सेंट ऑन अप्रूवल, या बाय कस्टमर्स अकाउंट, बाय सन्ड्रीज एज पर ये वाली बुक। ठीक है, बाय सन्ड्रीज एज पर ये वाली जो भी बुक है, ये स्पेशली सेल और रिटर्न डे बुक। ठीक है, सेल और रिटर्न डे बुक, तो बाय सन्ड्रीज एज पर सेल और रिटर्न डे बुक हम लोग सेल्स अकाउंट में एंट्री कर देते हैं। कस्टमर्स के अकाउंट को हम लोग रेगुलरली डेबिट करते ही रहते हैं, राइट। कस्टमर्स अगर गुड्स रिटर्न करते हैं तो हम लोग यहां पर उसको रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई अकाउंटिंग एंट्री पास करने की कोई जरूरत नहीं होती है, बिकॉज जब हमने गुड्स को अप्रूवल के लिए भेजा था तब हम लोगों ने कोई अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं की थी। ठीक है, जो भी यहां पर बैलेंस आता है वो क्लोजिंग स्टॉक लाइंग विद कस्टमर्स होता है, तो उसके लिए तो इन्वेंट्रीज विद कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। डन। तो ये था हमारा सर सेकेंड केस। ठीक है, तीसरा केस देखते हैं। व्हेन द बिजनेस सेंड्स गुड्स न्यूमरसली मतलब बहुत ज्यादा, ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ठीक है, जब बिजनेस गुड्स को बहुत ज्यादा वॉल्यूम में अप्रूवल या सेल रिटर्न या अप्रूवल के बेसिस पे भेजते हैं तो उसको बोलते हैं व्हेन बिजनेस सेंड्स गुड्स न्यूमरसली ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ठीक है, इसमें देखो, इन दिस केस द फॉलोइंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर केप्ट। 4 बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई जाती हैं। देखो कौन कौन सी। एक बनती है सेल और रिटर्न डे बुक, सेल और रिटर्न डे बुक। ठीक है, दिस बुक इज लाइक द सेल्स बुक। ठीक, एज सून एज द गुड्स आर सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस दे आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। ठीक है, तो जैसे ही आप गुड्स को भेजते हो फॉर सेल और अप्रूवल बेसिस या अप्रूवल या रिटर्न बेसिस, जैसे ही आप गुड्स को भेजते हो आप ये सेल और रिटर्न डे बुक में एंट्री कर देते हो कि ये गुड्स हम लोगों ने भेजे हुए हैं फॉर सेल और रिटर्न। ठीक है, जैसे ही आप लोग इन गुड्स को भेजते हो आप ये सेल और रिटर्न डे बुक में इसकी एंट्री करते हो। उसके बाद सोल्ड एंड रिटर्न्ड डे बुक। ठीक है, फिर एक डे बुक बनती है, इसके बाद फिर एक डे बुक बनती है जो ये बताती है कि जितने गुड्स आपने भेजे थे उनमें से कितने एक्चुअली बिक गए और कितने वापस आ गए।
कितने गुड्स बिक गए, कितनी गुड्स के रिस्पेक्ट में कस्टमर्स ने अपना अप्रूवल दे दिया है कि हाँ हम खरीद रहे हैं, या कितनों ने गुड्स को वापस भेज दिया है। ठीक है, पहला है सेल और रिटर्न डे बुक, पहला है सेल और रिटर्न, दूसरा है सोल्ड एंड रिटर्न्ड। पहला है सेल और रिटर्न, ठीक है, जब आपने गुड्स को भेजा तो सेल एंड रिटर्न, ठीक है, सोल्ड एंड रिटर्न्ड। तो दिस बुक रिकॉर्ड्स द गुड्स रिटेन्ड and goods returned by customers out of the goods sent on sale or return. It has separate columns for goods sold and goods returned. ठीक है, उसके बाद हमारा एक बनता है सेल और रिटर्न लेजर। ठीक है, लेजर क्या होता है? लेजर ट्रू सेंस में तो एक किताब होती है ना, लेजर जो है वो ट्रू सेंस में तो एक किताब होती है ना। ये तो वो बन गया, जो भी है, लेजर ट्रू सेंस में तो एक किताब होती है ना जिसके अंदर सारे ये टी शेप्ड अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर सेल और रिटर्न, जो भी बिजनेस गुड्स को न्यूमरसली भेजता है ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, तो वो दो लेजर्स, दो अलग अलग लेजर की बुक्स मेंटेन करता है। कौन कौन सी लेजर बुक्स? एक तो सेल और रिटर्न लेजर और दूसरा एक मेन लेजर। ठीक है, लेजर की जो बुक होती है वो दो अलग अलग बुक्स को रिकॉर्ड मेंटेन करता है। ठीक है, सेल और रिटर्न लेजर में कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं अभी देखेंगे, मेन लेजर में कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं वो भी अभी देखेंगे। बट आई होप अभी इतना समझ में आ रहा है कि ये दो लेजर्स हम लोग क्यों बोल रहे हैं। नॉर्मली जितना भी हम लोग करते हैं तो एक टी शेप्ड अकाउंट को ही हम लोग लेजर अकाउंट बोल देते हैं। बट आई होप आप लोगों को याद है, पहली या दूसरी क्लास में मैंने बताया था कि लेजर क्या होती है। लेजर एक मोटी सी बुक होती है जिसके अंदर ये सारे टी शेप्ड अकाउंट्स हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो जो भी बिजनेसेस गुड्स को सेल या रिटर्न बेसिस पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में भेजते हैं, वो लोग स्पेशली इसके लिए दो अलग अलग लेजर बुक्स मेंटेन करते हैं। एक तो सेल और रिटर्न लेजर और दूसरा अपना ये मेन लेजर। ठीक है, सेल और रिटर्न लेजर में क्या होता है, ये दो तरह के अकाउंट्स को करती है। एक तो सेपरेट अकाउंट्स ऑफ ईच कस्टमर्स टू हुम गुड्स हैव बीन सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ठीक है, जिन जिन कस्टमर्स को हम लोगों ने गुड्स भेजे हैं, जिन भी कस्टमर्स को हम लोगों ने गुड्स भेजे हैं, एक तो उन सारे कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स होंगे यहां पर सेल और रिटर्न लेजर में, और दूसरा सेल और रिटर्न अकाउंट फॉर टोटल गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न। दूसरा होता है सेल और रिटर्न अकाउंट। तो यहां पर कितने अकाउंट्स होते हैं? जो अपना सेल और रिटर्न लेजर है इसमें दो तरह के अकाउंट्स होंगे, एक तो सारे कस्टमर्स के अकाउंट्स होंगे और दूसरा एक बनेगा अपना सेल और रिटर्न। थोड़ा सा लिख के बता देता हूं, जो अपना सेल और रिटर्न लेजर होता है उसके अंदर कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं? एक तो सारे के सारे कस्टमर्स अकाउंट्स। ठीक है, तो अब इसके अंदर आप सोच लो राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट। ठीक है, ये सारे के सारे कस्टमर्स के जो अकाउंट्स हैं वो सेल और रिटर्न लेजर की बुक में आएंगे। और एक बनता है अपना सेल और, ये है ना, क्या नाम है इसका, सेल और रिटर्न अकाउंट। सेल और रिटर्न अकाउंट एक बनता है अपना सेल और रिटर्न अकाउंट। ठीक है, तो ये किस तरह से बनता है ये अभी हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। अभी मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि जो सेल और रिटर्न लेजर होता है उसमें दो तरह के अकाउंट्स बनते हैं। एक तो सारे कस्टमर्स के पर्सनल अकाउंट्स होंगे जिनको भी हम लोगों ने गुड्स सेल और रिटर्न बेसिस पे भेजा है। ठीक है, और दूसरा एक सेल और रिटर्न अकाउंट होगा, एक सेल और रिटर्न अकाउंट होगा। सेल और रिटर्न अकाउंट में पता है क्या होगा, मैं एक बार बता देता हूं। यहां पर ये देखो, सबसे पहली बुक कौन सी बनाई थी हम लोगों ने? सेल और रिटर्न डे बुक। सबसे पहले हम लोगों ने ये बुक बनाई थी ना, सेल और रिटर्न डे बुक। ठीक है, देखो अब ये है आपकी सेल और रिटर्न डे बुक, ये आपकी सेल और रिटर्न डे बुक। ठीक है, इसमें आपने क्या, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, ठीक है, और अमाउंट। एक नॉर्मल डे बुक का फॉर्मेट इसी तरह से होता था। एक नॉर्मल डे बुक का फॉर्मेट, सेल्स डे बुक हो चाहे परचेजेस डे बुक हो चाहे कोई भी डे बुक हो, एक नॉर्मल डे बुक का फॉर्मेट इसी तरह से होता था। यहां पर सपोज 1 अप्रैल 2016 निशांत को गुड्स बेचे ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, लेट्स से 20,000 रुपए के। ठीक है, फिर सपोज तुषार को बेचे, तुषार मेरा भाई है।
30,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद सपोज शाहरुख को बेचे, शाहरुख मेरा कोई नहीं है, 50,000, ठीक है, शाहरुख को बेचे। तो अब ये सारे गुड्स जो हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 लाख रुपए के जो गुड्स हैं, 1 लाख रुपए के जो गुड्स हैं, ये सेल और रिटर्न डे बुक में तो दिखाई दे रहा है। जो 1 लाख रुपए की गुड्स हैं ये सेल और रिटर्न डे बुक में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसकी पोस्टिंग हम लोग करते हैं सेल और रिटर्न अकाउंट, सेल और रिटर्न अकाउंट, ठीक है। और यहां दिखाते हैं बाय सन्ड्रीज एज पर सेल और रिटर्न डे बुक, और यहां पर ये वाली फिगर आ जाती है 1 लाख रुपए, ठीक है। यहां पर फिगर आती है 1 लाख रुपए। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब हुआ कि जब भी कस्टमर्स को गुड्स भेज रहे हैं जब भी हम लोग कस्टमर्स को गुड्स भेज रहे हैं तो हम एंट्री क्या पास कर रहे हैं, हम एंट्री पास कर रहे हैं निशांत अकाउंट डेबिट 20,000 टू सेल और रिटर्न अकाउंट 20,000। जब हम लोग न्यूमरसली गुड्स को भेजते हैं, तो हर पर्सन को जब हम लोग गुड्स भेजते हैं तो हम लोग एंट्री पास करते हैं, जो भी कस्टमर है उसका अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न, तभी हम लोग ये जो सेल और रिटर्न वाली डे बुक है, जो हमारी सेल और रिटर्न वाली डे बुक है, इसमें सारे कस्टमर्स के नाम आ रहे हैं और यहां पर अमाउंट आ रहा है। अमाउंट तो चला जा रहा है सेल और रिटर्न अकाउंट में टोटल में, ठीक है। और जितने भी कस्टमर्स को हम लोगों ने गुड्स भेजे थे उन सबके अकाउंट्स, निशांत अकाउंट टू सेल और रिटर्न अकाउंट 20,000 रुपए, यही है निशांत अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न अकाउंट 20,000 रुपए, ठीक है। आई होप अब चीजें थोड़ी ढंग से समझ में आ रही होंगी, नहीं आ रही है अगर तो मैं दोबारा बता रहा हूं, अभी बहुत आराम से चलेंगे। ये समझना जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और ये आपके स्टडी मटेरियल में, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में बहुत कंफ्यूजिंग तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो जो लोग सो रहे हैं वो उठ जाओ क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और है बहुत सिंपल है, लेकिन खुद से पढ़ के समझ में आने में दिक्कत होगी। मुझे खुद 2 दिन लग गए थे ये सब समझने में, ठीक है, झूठ नहीं बोल रहा हूं, मुझे खुद 2 दिन लग गए थे समझने में। कई सारी बुक्स को रेफर किया, अलग अलग तरह से देखा, अलग अलग जगहों से देखा, तब जाके आई कुड अंडरस्टैंड कि ओके प्रॉपर्ली ये इस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो क्या क्या हो रहा है। When business sends goods numerously on sale और return basis, तो हम एक बना रहे हैं सेल और रिटर्न डे बुक, ठीक है। हम एक बना रहे हैं सेल और रिटर्न डे बुक। दिस बुक इज लाइक द सेल्स बुक। As soon as the goods are sold on sale or return basis, they are recorded in this book, ठीक है। तो मैंने बताया कि जैसे ही ये गुड्स सेल या रिटर्न बेसिस पे सेंड किए जाते हैं या सेल किए जाते हैं तो सेल और रिटर्न डे बुक में आप लोग इसको रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। तो सेल और रिटर्न डे बुक, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, यही होगा। ठीक है ना। तो अब सपोज 1 अप्रैल 19 को अब सपोज 1 अप्रैल 19 को आपने निशांत को गुड्स बेचे 20,000 रुपए के, ठीक है। फिर 5 अप्रैल 19 को आपने तुषार को गुड्स बेचे 30,000 रुपए के, और फिर 9 अप्रैल 19 को आपने शाहरुख को गुड्स बेचे 50,000 रुपए के, ठीक है। तो 30 अप्रैल 19 को आपका टोटल क्या आया, 1 लाख रुपए। 30 अप्रैल 19 को आपका टोटल आया 1 लाख रुपए, ठीक है। अब देखो कोई भी डे बुक जब बनती है तो सेल और रिटर्न डे बुक अगर बनी है तो सेल और रिटर्न अकाउंट भी बनेगा, ठीक है। अगर सेल और रिटर्न डे बुक बनी है तो सेल और रिटर्न अकाउंट भी बनेगा। तो ये बनेगा सेल और रिटर्न अकाउंट, ठीक है। ये बनेगा सेल और रिटर्न अकाउंट, और यहां पर 30 अप्रैल 19 को आएगा बाय सन्ड्रीज
एज पर सेल और रिटर्न बुक। ठीक है, 1,00,000 रुपए, राइट। बाई सन्ड्रीज एज पर सेल और रिटर्न बुक 1,00,000 रुपए। और ये जो बाकी कस्टमर्स हैं इनके अकाउंट्स भी आएंगे। निशांत के अकाउंट में आ रहा होगा टू सेल और रिटर्न अकाउंट, कितना, 20,000 रुपए। ठीक है, तुषार के अकाउंट में आ रहा होगा टू सेल और रिटर्न अकाउंट, 30,000 रुपए। ठीक, और शाहरुख के अकाउंट में आ रहा होगा टू सेल और रिटर्न अकाउंट, 50,000 रुपए। ठीक है, इतने लेजर्स हमारे बनेंगे। एक हमारा सेल और रिटर्न अकाउंट बनेगा जिसमें सेल और रिटर्न डे बुक की वाली फिगर आएगी यहां पर 1,00,000। ठीक, एक हमारा निशान अकाउंट बनेगा जिसमें 20,000 रुपये आएगा। एक हमारा तुषार अकाउंट बनेगा जिसमें ये 30,000 रुपए आएगा। एक हमारा ये शाहरुख अकाउंट बनेगा जिसमें ये 50,000 रुपए आएगा। ठीक है, तो सर ये जो होता है ना, ये निशांत अकाउंट, तुषार अकाउंट, शाहरुख अकाउंट और ये तो ये जो अकाउंट्स बनेंगे ना, सेल और रिटर्न अकाउंट, निशांत अकाउंट, तुषार अकाउंट और ये शाहरुख अकाउंट, ये सारे के सारे आपके बनेंगे सेल और रिटर्न लेजर में। ये आपके बनेंगे सेल और रिटर्न लेजर में। ठीक है, तो एक सेल और रिटर्न डे बुक बनी आपकी। सेल और रिटर्न डे बुक के बेसिस पे एक सेल और रिटर्न अकाउंट बना और बाकी सारे कस्टमर्स के अकाउंट्स बने। ठीक है, और ये सारे के सारे अकाउंट्स आप किस बुक में बनाओगे? उस बुक में बनाओगे जिसका नाम है सेल और रिटर्न लेजर। ठीक है, तो दिस बुक कंटेन्स द फॉलोइंग: सेपरेट अकाउंट्स ऑफ ईच ऑफ द कस्टमर्स टू हुम गुड्स हैव बीन सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ठीक, दूसरा, सेल और रिटर्न अकाउंट फॉर द टोटल गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न। ठीक है, सेल और रिटर्न अकाउंट में टोटल गुड्स आते हैं ना, सेल और रिटर्न अकाउंट में ये देखो टोटल गुड्स आए 1,00,000 रुपए। ठीक है, तो सेल और रिटर्न अकाउंट फॉर टोटल गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न। ठीक है, तो ये तीन चीजें हम लोगों ने समझ ली। पहला बना सेल और रिटर्न डे बुक, दूसरा बना सोल्ड एंड रिटर्न्ड डे बुक। ठीक है, इसके बारे में अभी मैंने डिटेल में नहीं बताया, लेकिन मैं इसको चलो दिखा देता हूं। इसका फॉर्मेट किस तरह से होता है। इसका फॉर्मेट इस तरह से होता है: डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है, रिटेन्ड और रिटर्न्ड। इस तरह से इसका फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो अब अगर सपोज 1 अप्रैल को जो गुड्स आपने मुझे 20,000 रुपए के भेजे थे, उसका अप्रूवल मैंने 4 अप्रैल को दिया, तो यहां पर आप लिखोगे निशांत, रिटेन्ड में आप लिखोगे 20,000 और रिटर्न में कुछ नहीं। ठीक है, जो गुड्स आपने तुषार को भेजे थे, सपोज तुषार ने उसका अप्रूवल 15 अप्रैल को दिया, तो तुषार में रिटेन्ड में आ जाएगा 30,000 और रिटर्न में आ जाएगा कुछ भी नहीं। ठीक है, और जो शाहरुख को भेजे थे 50,000 के गुड्स जो शाहरुख को भेजे थे, उसका अप्रूवल सपोज शाहरुख ने 25 अप्रैल को दिया। ये मैं फरवरी लिखे जा रहा हूं बार बार। ठीक है, उसका अप्रूवल शाहरुख ने 25 अप्रैल को दिया, तो आप यहां लिखोगे, अच्छा अप्रूवल नहीं दिया, सपोज शाहरुख ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो रिटेन्ड में कुछ नहीं, रिटर्न में पूरा 50,000। ठीक है, रिटेन्ड में कुछ नहीं, रिटर्न में 50,000। रिटेन मतलब जो गुड्स कस्टमर ने रिटेन कर लिया, अपने पास एक्सेप्ट कर लिया, मतलब हमारी तरफ से माल बिक गया। ठीक है, तो इस तरह से होता है। ये है आपका गुड्स सोल्ड एंड रिटर्न्ड डे बुक, गुड्स सोल्ड एंड रिटर्न्ड डे बुक। ठीक है, तो रिटेन्ड और रिटर्न्ड इसमें 2 कॉलम्स होते हैं अलग अलग, और इस तरह से आप लोग इसमें एंट्रीज करते हो। ठीक है, तो मैंने आपको सेल और रिटर्न वाली डे बुक बता दी, सोल्ड एंड रिटर्न वाली डे बुक बता दी, सेल और रिटर्न वाला लेजर बता दिया।
ठीक है। उसके बाद अपना मेन लेजर बनता है। मेन लेजर तो वही जैसा अपना नॉर्मल लेजर होता है जिसमें पर्सनल, रियल, नॉमिनल सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, सारे अकाउंट्स होते हैं, बस वही है। दिस इज द रियल लेजर ऑफ द बिजनेस। ये जो आपका मेन जो बिजनेस का जो मेन बिजनेस वाला लेजर होता है ये वो वाला है। इट कंटेन्स ऑल रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, इट कंटेन्स ऑल रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल अकाउंट्स। तो इस तरह से हमारी अकाउंटिंग की जाती है व्हेन द बिजनेस सेंड्स गुड्स न्यूमरसली ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ठीक है, चलो सर क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका आरटीपी मई 2018 का क्वेश्चन है और आईसीएआई स्टडी मटेरियल में भी दिया हुआ है। ठीक है, बड़ा मजा आएगा इस क्वेश्चन से, सारे कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आ जाएंगे। ध्यान से देखो। एक सप्लाइड गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू कस्टमर्स, द पर्टिकुलर्स ऑफ विच आर एज अंडर। ठीक है, डेट ऑफ डिस्पैच दी हुई है, पार्टी का नाम दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है और उसके बाद ये रिमार्क्स दिए हुए हैं। तो देखो देखो 10th दिसंबर को डिस्पैच किया, नो इंफॉर्मेशन टिल 31st दिसंबर। 31st दिसंबर तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है। ठीक। 12th दिसंबर को डिस्पैच किया जो कि 16 दिसंबर को कस्टमर ने रिटर्न कर दिया। ठीक है। 15th दिसंबर को डिस्पैच किया, इसमें से गुड्स वर्थ 200 वर रिटर्न ऑन 20th दिसंबर 2017। मतलब 12,000 में से 2,000 रिटर्न आ गया और 10,000 बिक गया। 20th दिसंबर गुड्स रिटेन्ड ऑन 24th दिसंबर, तो एक्सेप्टेंस दे दी इसने। 25th दिसंबर में जो भेजा गुड्स रिटेन्ड ऑन 28th दिसंबर। ठीक है। 30th दिसंबर को जो भेजा, नो इंफॉर्मेशन टिल 31st दिसंबर 17। राइट। गुड्स आर टू बी रिटर्न्ड विद इन 15 days फ्रॉम द डिस्पैच, फेलिंग विच इट विल बी ट्रीटेड एज सेल्स। अगर 15 दिन के अंदर अंदर वापस नहीं किया तो इसको सेल मान लिया जाएगा। ठीक है। द बुक्स ऑफ एक्स आर क्लोज ऑन 31st दिसंबर 17। प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट द बुक्स ऑफ एक्स। अच्छा, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न, सोल्ड एंड रिटर्न्ड डे बुक्स। तो दो डे बुक्स को एक ही साथ इसने बनाने के लिए बोला है। दो डे बुक्स हम लोगों ने देखा अभी अभी बनती हैं। एक बनती है गुड्स ऑन सेल और रिटर्न डे बुक और एक बनती है गुड्स सोल्ड एंड रिटर्न्ड डे बुक। ये कह रहा है दोनों को साथ में बना दो, बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा मजा आएगा। और दूसरा ये कह रहे हैं गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट। हाँ, तो सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट बनाने में क्या दिक्कत है, बाई सन्ड्रीज एज पर सेल और रिटर्न बुक ही तो करना है। ठीक है, तो चलो आओ इसको शुरू करते हैं। देखो हमारी सेल और रिटर्न डे बुक क्या होती है। सेल, हमारी सेल, अभी कॉपी नहीं करना, अभी कॉपी नहीं करना, जो मैं समझा रहा हूं पहले उसको देखो। हमारी सेल और रिटर्न डे बुक, सेल और रिटर्न डे बुक क्या होती है अपनी, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, यही होती है। यही होती है अपनी सेल और रिटर्न डे बुक। ठीक है। एक होती है सोल्ड एंड रिटर्न्ड डे बुक। ठीक है, सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक क्या होती है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, रिटेन्ड, रिटर्न्ड। यही होती है सर अपनी सेल और रिटर्न डे बुक। कैसे बनती है, सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक इस तरह से बनती है। अभी हम लोगों ने जब कॉन्सेप्ट में समझा रहा था तब हम लोगों ने देखा था। ठीक है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि इनको कंबाइन करके एक बुक बना दो। तो अगर इनको कंबाइन करके एक बुक बनानी है तो ये जो पर्टिकुलर्स वाला कॉलम है ये मैं क्यों बनाऊंगा, बार बार, एक ही बार बनाऊंगा। ठीक है। और ये जो लेजर फोलियो वाला कॉलम है ये भी मैं बार बार क्यों बनाऊंगा, एक ही बार बनाऊंगा। ठीक है। तो अब देखो इसको कंबाइन करके मैं कैसे बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा गुड्स ऑन सेल और रिटर्न, सोल्ड एंड रिटर्न्ड डे बुक। ठीक है, ध्यान से देखना। मैं लिखूंगा यहां पर डेट। ठीक है, मैं यहां लिखूंगा पर्टिकुलर्स। ठीक है, मैं यहां लिखूंगा लेजर फोलियो, या थोड़ा सा और पहले लिख देता हूं लेजर फोलियो। ठीक है, उसके बाद मैं यहां लिखूंगा अमाउंट। ये तो मेरी बन गई पूरी ये सेल और रिटर्न डे बुक। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, ये बन गया। ठीक है, अब इसी के आगे मैं लिख देता हूं डेट, इसका वाला ये डेट, पर्टिकुलर्स और लेजर फोलियो लिखने की जरूरत नहीं है,
बस रिटेन्ड और रिटर्न, ठीक है, रिटेन्ड और रिटर्न, ये बन गई सर मेरी गुड्स ऑन सेल और रिटर्न सोल्ड एंड रिटर्न्ड डे बुक, ठीक है। इसको इंस्टीट्यूट ने थोड़ा फैंसी बनने के लिए लिखने की कोशिश की है, पार्टी टू whom गुड्स सेंट, ठीक है, पार्टी टू whom गुड्स सेंट, तो आप भी ऐसे ही लिख दो। सिंपल, ठीक है, इस तरह से हमारी बन जाती है सेल और रिटर्न डे बुक प्लस सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक, इस तरह से हमारी बन जाएगी। अब आप इसको कॉपी कर लो, अब आप इसको कॉपी कर लो, ठीक है, और ये बनेगी आपकी इन द बुक्स ऑफ एक्स, ये बनी आपकी इन द बुक्स ऑफ एक्स, ठीक है। ये जो ऊपर वाला बनाया ये मैंने आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बनाया है, ठीक है, लेकिन आप लोग इसको कॉपी कर लो, बिकॉज ये वाला फॉर्मेट मैंने बुक में तो दिया नहीं है, तो आपकी कॉपी में अगर रहेगा ना तो आप लोगों को बाद में रिवाइज करने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये आप लोग बना लो, पहले बनाओ सेल और रिटर्न डे बुक, फिर बनाओ सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक, फिर नीचे एक बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट करके नीचे एक बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट करके आप लिख दो इन द बुक्स ऑफ एक्स, और उसके बाद बनाओ गुड्स ऑन सेल और रिटर्न सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक, ठीक है। जो अपना मेन सोल्यूशन हम लोग करेंगे वो इसी में हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे, ये वाला जो फॉर्मेट बनाया है इसी फॉर्मेट में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना मेन सोल्यूशन। आप लोग पहले इसको जल्दी से कॉपी करो। चलो शुरू कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को। टेंथ दिसंबर 2017 मेसर्स एबीसी एंड कंपनी, ठीक है, तो यहां हम लोग लिखेंगे 2017 दिसंबर 10 मेसर्स एबीसी एंड कंपनी। मेसर्स एबीसी एंड कंपनी कितने अमाउंट का गुड्स भेजे? 10,000 रुपए के, 10,000 रुपए के गुड्स भेजे, ठीक है। 10 दिसंबर 2017 को मेसर्स एबीसी एंड कंपनी को 10,000 रुपए के गुड्स भेजे। रिमार्क्स में लिखा है नो इंफॉर्मेशन टिल 31 दिसंबर 2017, ठीक। हमारी पॉलिसी है कि अगर आपने 15 दिन तक गुड्स वापस नहीं किए तो हम उसको सेल मान लेंगे, ठीक है। तो इसको सेल कब माना जाएगा? 10 + 15 25 दिसंबर को इसको सेल मान लिया जाएगा, ठीक है। इसको सेल मान लिया जाएगा 25 दिसंबर को, तो हम लोग यहां पर करेंगे दिसंबर 25, रिटेन की जगह कर दो सोल्ड, ठीक है, थोड़ा और क्लैरिटी से समझ में आता है। सोल्ड, सोल्ड 10,000 रुपए, रिटेन में कुछ भी नहीं, ठीक है। यहां कर दो अमाउंट का रुपए का सिंबल, यहां रुपए का सिंबल और यहां पर भी रुपए का सिंबल।
तो मेसर्स एबीसी एंड कंपनी को 10,000 रुपए का माल भेजा था 10 दिसंबर को, 15 दिन के अंदर अंदर माल वापस नहीं आया, तो 25 दिसंबर को वीव कंसिडर्ड कि ये माल हमारा बिक गया है 10,000 रुपए। नेक्स्ट 12 दिसंबर 17 मेसर्स डीईएफ एंड कंपनी, मेसर्स डीईएफ कंपनी 12 दिसंबर 12 मेसर्स डीईएफ को, ठीक, कितने रुपए का माल भेजा? 15,000 रुपए का माल भेजा, 15,000 रुपए का माल भेजा। इसका हश्र क्या हुआ? इसका हश्र हुआ कि ये रिटर्न हो गया पूरा का पूरा 16 दिसंबर को। तो दिसंबर 16 रिटर्न में आप लिखोगे 15,000 रुपए, रिटर्न में आप लिखोगे 15,000 रुपए। देख रहे हो कितना सिंपल है। मेसर्स डीईएफ एंड मेसर्स डीईएफ कंपनी अमाउंट में आया 15,000, फिर 16 दिसंबर को रिटर्न हो गया 15,000। नेक्स्ट ये रहा 15 दिसंबर को 12,000 भेजा घी को मेसर्स जीएचआई, 15 दिसंबर 15 मेसर्स जीएचआई कंपनी कितने का माल भेजा? 12,000 का, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? गुड्स वर्थ 2,000 रिटर्न ऑन 20 दिसंबर, ठीक है। तो दिसंबर 20 2,000 का माल इसने वापस कर दिया और 10,000 का फिर जाहिर सी बात है कि बिक गया। 20 दिसंबर को 2,000 का माल इसने वापस कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि 10,000 का माल इसने एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। आगे चलो, ट्वेंटियथ दिसंबर डीईएफ एंड कंपनी, दिसंबर 20 मेसर्स डीईएफ कंपनी 16,000 रुपए रिटेन ऑन 24 दिसंबर, 16,000। मेसर्स डीईएफ 20 दिसंबर को 16,000 और 24 दिसंबर को इसने एक्सेप्ट कर लिया ना पूरा 16,000, 24 दिसंबर को इसने एक्सेप्ट कर लिया पूरा 16,000। उसके बाद 25 दिसंबर को मेसर्स एबीसी कंपनी, दिसंबर 25 मेसर्स एबीसी कंपनी कितना? 11,000 रुपए। गुड्स रिटेन्ड ऑन 28 दिसंबर, तो 11,000। ट्वेंटी 28 दिसंबर को रिटेन कर लिया तो 11,000, ठीक है। 28 दिसंबर को रिटेन कर लिया 11,000। 30 दिसंबर को फिर से घी को बेचा, दिसंबर 30 13,000 रुपए, और इसकी 31 दिसंबर तक कोई इंटीमेशन नहीं आया है। थर्टी फर्स्ट दिसंबर तक कोई इंटीमेशन नहीं आया है, तो हमारा गुड्स ऑन सेल और रिटर्न सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक बनके कंप्लीट हो जाती है। अमाउंट कॉलम का टोटल 10,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000 प्लस 16,000 प्लस 11,000 प्लस 13,000 77,000। सोल्ड का 10,000 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 11,000 47,000।
और रिटर्न का 15,000 प्लस 2,000 17,000। ठीक है, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक तो बन गई, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक तो बन गई आपकी, राइट। अमाउंट का कॉलम 77,000 आ गया, मतलब टोटल जो गुड्स आपने भेजे थे ऑन अप्रूवल या रिटर्न बेसिस के लिए वो आपने भेजे थे 77,000 के गुड्स, जिसमें से 47,000 के गुड्स बिक गए हैं, 17,000 के गुड्स वापस आ गए हैं, और जितना भी बचा है, कितना बचा है 77, यही तो बचा है 13,000 रुपए। 13,000 के गुड्स अभी भी लाइंग विद कस्टमर्स है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन की एक रिक्वायरमेंट तो पूरी कर ली। क्वेश्चन की एक रिक्वायरमेंट थी गुड्स ऑन सेल और रिटर्न सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक्स बनाओ, वो हम लोगों ने बना ली। अब हमें बनाना है गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट। ठीक है, अब हमें बनाना है गुड्स ऑन सेल्स और रिटर्न टोटल अकाउंट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स रुपए, डेट पर्टिकुलर्स रुपए, राइट। अब आप इसके मजे देखिए, हम यहां करेंगे 2017 दिसंबर 31 बाय सन्ड्रीज। ठीक, बाय सन्ड्रीज एज पर गुड्स, बाय सन्ड्रीज एज पर गुड्स ऑन सेल और रिटर्न डे बुक। ठीक है, 77,000 बाय सन्ड्रीज एज पर गुड्स ऑन सेल और रिटर्न डे बुक 77,000। ठीक है, यहां हम लोग लिखेंगे टू रिटर्न्स कितने 17,000, यहां हम लोग लिखेंगे टू सेल्स 47,000, और उसके बाद जो बचेगा वो आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 13,000 रुपए। खत्म। 77,000 कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। ठीक है, बस समझना था कि कौन कौन से डे बुक्स बनती हैं, उसके बेसिस पे कौन कौन से लेजर अकाउंट्स बनते हैं, अदरवाइज तो बहुत सिंपल है ये। ठीक है ना, तो हम लोगों ने गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट बनाया। इसमें हम लोगों ने यहां से 77,000, ये तो यहां पर हम ले गए बाय सन्ड्रीज एज पर गुड्स ऑन सेल और रिटर्न डे बुक 77,000। ठीक है, इसके बाद जितने हमारे रिटर्न्स में गए वो हम लोगों ने यहां लिख दिया, जितना हमारे बिक गए वो हम लोगों ने यहां लिख दिया, जो भी बैलेंस बचा वो हमारा स्टॉक लाइन विद कस्टमर्स है। ठीक है, दैट्स अ होल पॉइंट ऑफ गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट बनाने का। ठीक है, दैट्स अ होल पॉइंट, ये था सर। तो गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट हम लोगों ने बना दिया। यहां पर बाय सन्ड्रीज एज पर गुड्स ऑन सेल और रिटर्न डे बुक 77,000, टू रिटर्न्स 17,000, टू सेल्स 47,000 और टू बैलेंस कैरीड डाउन आया 13,000 रुपीज। तो ये आपका गुड्स ऑन सेल और रिटर्न सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक, ये दो अलग अलग डे बुक्स से मिलकर बनी है, और ये आपका गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट। डन। प्रस्थान करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अ फर्म सेंड्स गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ठीक है, कस्टमर्स हैविंग द चॉइस ऑफ रिटर्निंग द गुड्स विद इन अ मंथ। ठीक है, ICAI स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज है। ड्यूरिंग May 2016 द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द गुड्स सेंट। डेट 2 May, 8 May, 12 May, 18 May, 20 May, 27 May। कस्टमर्स P, B, Q, D, E, R। वैल्यू 15,000, 20,000, 28,000, 3,000, 1,000, 26,000। विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम P and Q returned the goods, P and Q returned the goods, मतलब 15,000 प्लस 28,000 का रिटर्न आ गया, 15,000 प्लस 28,000 का रिटर्न आ गया, 43,000 का रिटर्न आया।
बी, डी एंड ई सिग्निफाइड दैट दे हैव एक्सेप्टेड द गुड्स, ठीक है, बी, डी एंड ई सिग्निफाइड दैट दे हैव एक्सेप्टेड द गुड्स, मतलब 20,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000, तो 20, 23, 24,000 का सेल हुआ। एंड जाहिर सी बात है ये जो आर है, ये जो आर है ये हमारा 26,000 का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। शो इन द बुक्स ऑफ द फर्म द सेल और रिटर्न अकाउंट, तो सेल और रिटर्न अकाउंट तो हम लोगों ने बनाया ही था, कोई दिक्कत नहीं है। एंड कस्टमर पी फॉर सेल और रिटर्न अकाउंट ऑन 15 जून 2016। तो चलो पहले सेल और रिटर्न अकाउंट बनाते हैं। सेल और रिटर्न अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स रुपए, डेट, पर्टिकुलर्स रुपए, ठीक है सर। सबसे पहले डेट देख लेते हैं हम क्या क्या है। 15 जून 2016 का अकाउंट बनाना है। अच्छा 15 जून 2016, ठीक है, 15 जून 2016, ऑल राइट। तो हमें सारी एंट्रीज 15 जून 2016 को करनी है, तो 2016 जून 15 बाय सन्ड्रीज एज पर सेल और रिटर्न डे बुक, ठीक है। वैसे पता है इंस्टीट्यूट इसको सिर्फ बाई सन्ड्रीज लिख के भी काम चला लेता है। इंस्टीट्यूट सिर्फ लिख देता है बाई सन्ड्रीज और उसके बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है गुड सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, ठीक है। चलो एनीवे, तो हमारा टोटल कितना आया था, हमने टोटल तो निकाला ही नहीं। टोटल देखो क्या क्या है, 15,000 प्लस 20,000 प्लस 28,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000 प्लस 26,000, टोटल आया 93,000। टोटल आया 93,000, 93,000 ये टोटल आ गया, ठीक है। अब इसमें आप देखो 2016, अच्छा ये जो भी सेल अप्रूवल या कुछ भी हुआ है ये सारा का सारा 15 जून को ही कर लो, जून 15, ठीक है। अकाउंट हम लोगों को जून 15 का बनाना है ना, तो टू रिटर्न्स कितने आए हैं, पी और क्यू के ना, पी और क्यू ने रिटर्न किए थे 15,000 और 28,000, 15,000 और 28,000, 43,000, ठीक है। टू सेल्स कितना हुआ था, 20,000 प्लस 3,000 23,000 और एक ये 24,000, और टू बैलेंस कैरी डाउन आया था 26,000 रुपए, 26,000 रुपए ही है, बस बन गया आपका। सेल और रिटर्न अकाउंट में बन गया आपका 93,000 बाय सन्ड्रीज एज पर सेल और रिटर्न डे बुक 93,000, टू रिटर्न्स 43,000, टू सेल्स 24,000, टू बैलेंस कैरी डाउन 26,000, बन गया, ठीक है। अब आपको पी का अकाउंट भी बनाना है, तो पीज अकाउंट डेट, पर्टिकुलर्स रुपए, डेट, पर्टिकुलर्स रुपए, जब आपने पी को गुड्स भेजे थे
कौन सी डेट को भेजे थे? 2 मई को भेजे थे। आपने पी को 2 मई को भेजे थे गुड्स, तो आपने क्या एंट्री की होगी? पी इज अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न अकाउंट 2016 मई टू सेल और रिटर्न अकाउंट। कितने रुपए के? 15,000। यही है टू सेल और रिटर्न अकाउंट 15,000 रुपए। ठीक है सर। 2016 2 मई को जब आपने पी को गुड्स भेजे तो आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री की होगी? पी इज अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न अकाउंट। ठीक है। और अब ये पी ने कब इसको वापस किया? विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पी एंड क्यू रिटर्न द गुड्स। अच्छा, स्टिपुलेटेड टाइम तो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हम यही 15 जून मान लेते हैं कि 2016 जून 15 में आपने किया। उल्टा कर दो फिर इसका, बाय सेल और रिटर्न अकाउंट। ठीक है, इन लोगों ने रिटर्न कर दिया था, पी ने रिटर्न कर दिया था, तो रिटर्न करने के लिए आप क्या करोगे? बाय सेल और रिटर्न अकाउंट करोगे। सिंपल, 15,000 रुपए, खत्म बात। जब आपने पी को गुड्स सेल किए तो आपने टू सेल और रिटर्न अकाउंट किया, और जब पी ने गुड्स वापस कर दिए तो आप इस एंट्री का उल्टा करके इसको नलिफाई कर दोगे। खत्म बात। ये आपका पीज अकाउंट भी बन गया, ये आपका पी का अकाउंट भी बन गया। जब आपने गुड्स को भेजा, हम लोगों ने बात की थी ना, सेल और रिटर्न डे बुक में हम लोग सारे के सारे वो वाले ट्रांजैक्शंस लिखते हैं, सारे उन लोगों का नाम लिखते हैं जिनको हम लोगों ने गुड्स दिए हैं सेल और अप्रूवल बेसिस पे। ठीक है, तो पीज अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न अकाउंट हम लोगों ने तब किया, तो यहां पर कर दिया 15,000 रुपए से। और उसके बाद जब इसने कहा कि हमको नहीं चाहिए तो हम लोगों ने इसको रिवर्स कर दिया 15,000 रुपए से। डन।